जब उस सीईओ पत्नी ने मुझे सारे दस्तावेज फाड़ते देखा और उसके परिवार के विशाल समूह के खिलाफ सीधा मोर्चा लेते हुए देखा, तब उसे आखिरकार एहसास हुआ कि ये पति वो नहीं रहा जिसे वो अब कंट्रोल कर सकती थी। लेकिन जब उसने मेरे हाथ में दिए गए तलाक के कागजात देखे तो वो सन्न रह गई। उन कागजात में लिखा था कि मैं बिना कुछ लिए जा रहा हूं और यहां तक कि हमारे बेटे की कस्टडी भी छोड़ रहा हूं। उस वक्त मेरे मन में कुछ भी नहीं था, बस एक बात थी, हमारी शादी तो नाम की ही रह गई थी। मैं अब इसे बनाए रखना नहीं चाहता था। साइन करना हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। तुम और तुम्हारी माँ दोनों ही चाहते हो कि जंग जिंग तुम्हारा दामाद बने, मैं तो बस रास्ता छोड़ रहा हूं। ये कहकर मैंने उस पिंजरे को छोड़ दिया जिसे घर कहा जाता था। मुझे लगा ये औरत समझदार होगी और तलाक के कागजात साइन कर देगी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने उन्हें फाड़कर तोड़ दिया। अब कहानी समझिए। बचपन से ही मुझे सू परिवार ने अपना दामाद बनने की ट्रेनिंग दी थी। 20 साल की उम्र में मैंने सू चिन युआन से शादी कर ली। 22 साल की उम्र में हमारा बेटा गुआनियन पैदा हुआ। हमारा बेटा बिल्कुल सू चिन युआन पर गया था, हमेशा चुप रहने वाला, दूर रहने वाला, कभी खुद से मेरे पास नहीं आता था। लेकिन पिछली रात पहली बार उसने खुद से आकर मुझसे बात की। वो बोला, पापा, अंकल जंग बीमार हैं और मरने वाले हैं। उनकी इच्छा है कि वो मम्मी से शादी करें। क्या आप और मम्मी तलाक ले सकते हैं? उस पल मैंने माँ और बेटे दोनों से अपनी पूरी उम्मीद खो दी। तो फिर चलो तलाक ही लेते हैं। नाश्ते के दौरान मैंने खुद पहल करके सू किंग युआन को तलाक के कागजात दे दिए। हमारे बेटे की बातों ने मुझे पूरी रात सोचने पर मजबूर कर दिया था। चूंकि उसे जंग जिंगरॉन इतना पसंद है तो मैं अपने बेटे की कस्टडी भी छोड़ दूंगा और बिना कुछ लिए जाऊंगा। हमारी जितनी भी संयुक्त संपत्ति है वो तुम बेटे के नाम कर देना, यही उसके लिए मेरी बाल सहायता राशि समझो। सू किंग युआन ने अपना कॉफी का कप रखा और ऊपर देखा। उसने पूछा, तुम मुझसे बात कर रहे थे? मैंने उसके कान में लगे ब्लूटूथ हेडसेट को देखा और अचानक मुझे एहसास हुआ मैं जो कुछ भी बोला उसने एक शब्द भी नहीं सुना। अंदर ही अंदर एक तीव्र निराशा उमड़ आई। हर बार जब मैं उससे बात करता उसी उपेक्षा का सामना करना पड़ता। मैंने सीधे तलाक के कागजात का आखिरी पन्ना पलटकर उसके सामने कर दिया। साइन करो, इसमें तुम्हारे कुछ ही मिनट लगेंगे। सू किंग युआन ने नाक भौं सिकोड़ते हुए मुझे देखा और वो कागजात खोलने ही वाली थी कि तभी हमारा बेटा दौड़ता हुआ आ गया। मम्मी, क्या आप बाद में अंकल जंग के साथ पूल खेलने जा रही हो? मैं भी चलना चाहता हूँ। सू किंग युआन को उठते देख मैंने उसकी कलाई पकड़ ली। पहले ये साइन करो। इस बार सू किंग युआन ने आखिरकार अपना सिर घुमाकर मेरी तरफ देखा। उसे ये देखकर हैरानी हुई कि मैं इतना मजबूत पक्ष भी रख सकता हूँ। हमारा बेटा अभी भी आग्रह कर रहा था, मम्मी जल्दी करो, अगर अंकल जंग को ज्यादा इंतजार कराया तो वो फिर से गुस्सा हो जाएंगे और तुम्हें सजा देंगे कि तुम उन्हें किस करो, फिर मैं वो पूरा कर दूंगा। अगले ही पल सू किंग युआन ने बिना कुछ देखे कलम उठाई और साइन कर दिया। माँ और बेटा तेजी से चले गए। मैंने और नहीं देखा। मैंने भी कलम उठाकर उसके नाम के आगे अपना नाम साइन कर दिया। इस जीवन में मेरा नाम और सू किंग युआन का नाम साथ साथ सिर्फ 2 बार आया है। पहली बार हमारे शादी के सर्टिफिकेट पर और दूसरी बार यहाँ। साइन करने के बाद मेरा हाथ अभी भी हल्का सा कांप रहा था। मैंने तलाक के कागजात को फोल्ड किया और अपने वकील को भेज दिया, जिससे मैंने पहले ही संपर्क कर लिया था। फिर मैं ऊपर गया अपना सामान पैक करने। अलमारी कपड़ों से भरी थी, फिर भी एक भी ऐसा आउटफिट नहीं था जो मुझे पसंद आए। कोई नहीं जानता कि 16 साल की उम्र से पहले मुझे दिल खोलकर हंसना पसंद था, मुझे बंजी जंपिंग पसंद थी, मुझे रेसिंग कारों से प्यार था। लेकिन जब से सू किंग युआन से शादी हुई मुझे नियम सिखाए गए, विनम्र, नरम, क्योंकि सू परिवार को सिर्फ एक मानक श्रीमान गू चाहिए थे। लेकिन उस तरह के होने पर भी मुझे सू किंग युआन के दोस्तों से मिलनी थी सिर्फ उपहास। वो कहते थे मैं एक नकली इंसान हूं और उन्हें लगता था कि जंग जिंगरॉन और सू किंग युआन एक बेहतर जोड़ी है। ये सब सोचते हुए और अपने सामने श्रीमान गू के कपड़ों को देखते हुए मुझे अचानक तेज दर्द हुआ। एक अनकही मिचली आई और मैं बाथरूम की तरफ भागा, जोरों से उल्टी करने लगा। काफी देर बाद कुछ सुधार हुआ, फिर मैंने अपना चेहरा उठाकर आईने में देखा। ये तलाक सच में बदसूरत है। अचानक मुझे लगा कि तलाक लेना बिल्कुल सही फैसला था। मैं इस पिंजरे में नहीं जीना चाहता। मैं इस पिंजरे से भागना चाहता हूँ और अपने असली रूप में वापस लौटना चाहता हूँ। तो मैंने अपने भाई को फोन किया कि वो मुझे लेने आ जाए, सू परिवार का घर छोड़कर, क्योंकि वो मेरा घर नहीं है। और गू परिवार, जब से सू किंग युआन और मेरी शादी हुई उन्होंने मुझसे कोई लेना देना छोड़ दिया था, तो वो भी मेरा घर नहीं है। मेरा भाई जल्दी ही दरवाजे पर आ पहुंचा। उसके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। तेरे पास मुझे कॉल करने का वक्त कैसे आ गया? आज तो तेरा बर्थडे है। तूने तो 1 हफ्ते पहले कहा था कि तू अपनी पत्नी और बेटे के साथ बर्थडे मनाएगा। मैं सन्न रह गया। मैंने अपना फोन निकाला और चैट हिस्ट्री चेक की। सच में मैंने 1 हफ्ते पहले एक रेस्टोरेंट बुक किया था और सू किंग युआन को इन्विटेशन टेक्स्ट भी भेजा था, लेकिन उसने आज तक कोई जवाब नहीं दिया था। पहले मैं निराश हो सकता था, लेकिन अब मैं सुन पड़ चुका था। ये सोचकर मैं भाई के साथ गाड़ी में बैठ गया और बर्थडे रेस्टोरेंट की तरफ चल दिया। लेकिन जब हम रेस्टोरेंट पहुंचे और बर्थडे रिजर्वेशन कोड दिया तो रेस्टोरेंट मैनेजर शर्मिंदगी से हमें रिफंड देने लगा। सर, आज रेस्टोरेंट को सीईओ सू ने पूरा बुक करवा लिया है। वो और यंग मास्टर मिस्टर जंग का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपकी पिछली डिपॉजिट हम आपको डबल लौटा देंगे। मैंने कहा, रिफंड की जरूरत नहीं, आपके सामने जो खड़ा है वही है वो शख्स।
लेकिन जैसे ही हम मुख्य हॉल के बीच में पहुंचे, दूर से एक खुशहाल परिवार की हंसी की आवाज आई। मैंने देखा सू किंग युआन और गुआनियन चेन जंग जिंगरॉन का बर्थडे मना रहे थे। आपको शांति और सफलता मिले। मेरी दुआ है अंकल जंग की इच्छा पूरी हो कि आप मम्मी से शादी कर लें और मेरे पापा बन जाएं। मैंने देखा जब उन्होंने बर्थडे विशेस दी और तीनों खुशी से बैठ गए। मैंने देखा सू किंग युआन की नज़र जंग जिंग पर ही टिकी रही और मैंने अपने बेटे गुआनियन चेन को जंग जिंगरॉन के लिए कुर्सी खींचते, चाय डालते, उसके कपड़े ठीक करते देखा। 5 साल की शादी में सू किंग युआन ये भी नहीं जानती कि मेरा बर्थडे कब है, बल्कि सेलिब्रेट करना तो दूर की बात है। और मेरे बेटे ने मुझे कभी एक गिलास पानी तक नहीं पिलाया। मेरा भाई ये बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो आगे बढ़कर इंसाफ मांगने लगा, लेकिन मैंने उसे रोक लिया। ज़रूरत नहीं है, मैंने सू किंग युआन के साथ तलाक के कागजात साइन कर दिए हैं। भाई तुरंत मुझे अपने घर ले गया। मैं रोया नहीं, लेकिन वो फूट फूट कर रोने लगा और मुझे जकड़ लिया। वो बोला, सू किंग युआन, वो औरत, गुआनियन, वो एहसान फरामोश बच्चा, शांत हो जा। 5 साल से तू 24/7 उस माँ बेटे के पीछे चक्कर काट रहा था। न कोई नौकरी, न कोई सोशल लाइफ। मैं तुझे बड़ी मुश्किल से बाहर घुमाने ले जाता था और बस सू किंग युआन का एक फ़ोन आता और तू खुशी खुशी बच्चे की तरह घर दौड़ा जाता उसके लिए हैंगओवर सूप बनाने। जब तेरा बेटा दूध छुड़ा रहा था और रो रो कर परेशान हो रहा था, तूने रात भर उसे गोद में झुलाया, दिल लगाकर किया। बदले में सिर्फ धोखा मिला। मुझे पता है तुझे बहुत दर्द हो रहा है, रो ले, बस रो ले। मेरे भाई के गिले शिकवे सुनकर मैंने पीछे झुककर बियर का एक लंबा घूंट लिया और सोफे पर लेट गया। मैं अब नहीं रो सकता, लेकिन पहले बहुत रोया हूं। जब सू मदर ने मुझे एटिकेट सीखने को मजबूर किया, जब मैंने सू किंग युआन से दिल की बात कही तो उसने इग्नोर कर दिया, जब बर्फीली रात में मैंने आधी रात तक सू किंग युआन का इंतजार किया और वो घर नहीं आई, तब मैंने बेवकूफ़ी से उम्मीद लगाई थी। जब गुआनचिन को रात में बुखार आया तो मैंने सू किंग युआन को फ़ोन किया और उसने फ़ोन काट दिया। तब भी मैं बेवकूफ़ी से एक प्यार भरी शादी, एक दयालु पिता और एक वफादार बेटे की चाहत रखता था, लेकिन उन्होंने मुझे कभी देखा ही नहीं। 5 साल हो गए, मुझे बहुत पहले ही होश आ जाना चाहिए था। थोड़ी देर शराब पीने के बाद मैं गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह जल्दी अचानक मुझे सू किंग युआन का फ़ोन आया। उसकी आवाज़ अभी अभी जगने की थी, थोड़ी भारी थी। वो नेकलेस जो मैं सोमवार को पहनती हूँ कहाँ है? मैंने अनजाने में जवाब दिया, ड्रेसिंग रूम के पहले दराज में। और मैचिंग ईयरिंग्स? नेकलेस वाले दराज के नीचे। सवाल जवाब की इस कड़ी के बाद मुझे एहसास हुआ हम तलाक लेने वाले हैं। आगे मुझे ये सब नहीं करना होगा। ये सोचकर मैंने प्यार से उसे याद दिलाया, मेड से ड्रेसिंग रूम दोबारा व्यवस्थित करवा लेना, आगे जब कुछ ढूंढना हो तो उनसे पूछ लेना। हम तलाक लेने वाले हैं। तुम्हारा मुझे फ़ोन करके सामान ढूंढना अब उचित नहीं है। मेरी बात ख़त्म होते ही मैंने सू किंग युआन की तरफ से एक हल्की सी हाँ सुनी। लाइन के दूसरे छोर पर दराज खुलने की आवाज़ आ रही थी। मुझे लगा मैंने साफ शब्दों में कह दिया है। मैं फ़ोन रखने ही वाला था, तभी सू किंग युआन ने एक आदेश दिया। अगले कुछ दिनों तक सू ग्रुप के सीईओ ऑफिस में दोपहर के खाने में सी फूड कांजी लेकर आना। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। लगता है तलाक वाली मेरी बात उसने फिर से एक शब्द नहीं सुनी। मैंने गहरी सांस ली। गुस्से से मेरी उंगलियां कांपने लगीं। मैंने तुरंत सू किंग युआन का नंबर ब्लॉक कर दिया। थोड़ा सोचकर गुआनियन के किंडरगार्टन टीचर का नंबर भी ब्लॉक कर दिया, लेकिन सू मदर को ब्लॉक करना भूल गया। तो जब मैं अच्छी तरह सोकर दोपहर के खाने के लिए बाहर निकला तो उसने मुझे मेरी गाड़ी में रोक लिया। उसने फ़ोटो का एक ढेर मेरे मुंह पर दे मारा। वो सारी फ़ोटो सू किंग युआन और जंग जिंग की अंतरंग तस्वीरें थीं। वो बोली, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। 16 साल की उम्र से मैंने खुद तुम्हें सिखाया। 10 साल बीत गए, फिर भी तुम अपनी पत्नी का दिल नहीं जीत सके। अगर मुझे पता होता तुम इतने बेकार हो तो मैंने उस वक्त जंग जिंग को नज़रअंदाज नहीं किया होता कि वो नाजायज़ बेटा है। एक फ़ोटो के तेज़ कोने ने मेरी गर्दन पर खरोच लगा दी। जब मुझे सू परिवार ने भविष्य के दामाद के रूप में चुना था, तब मेरे आसपास के कई दोस्त मेरी किस्मत की तारीफ करते थे, लेकिन उसकी कीमत ये थी कि 16 साल की उम्र से मैंने अपनी आज़ादी खो दी। मैं सिर्फ श्रीमान गू बनने के लिए जीता था। मैं दम घोटने को मजबूर था। हाई स्कूल के आखिरी साल में मैंने जानबूझकर बगावत की, जल्दी डेटिंग शुरू कर दी। सू किंग युआन के सामने हंगामा किया ताकि वो सगाई तोड़ दे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। हालांकि सू किंग युआन से शादी को सिर्फ 5 साल हुए हैं, लेकिन मैं 10 सालों से हेरफेर किया जा रहा था। बहुत हो गया। सू किंग युआन और मैंने तलाक के कागजात पर साइन कर दिए हैं। मैं कस्टडी के लिए नहीं लड़ रहा और बिना कुछ लिए जा रहा हूं। अगर तुम संतुष्ट नहीं हो तो कोई और उपयुक्त दामाद ढूंढ लो। ये कहकर मैंने कार का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। सू मदर एक सेकंड के लिए स्तब्ध रह गईं, फिर तुरंत गुस्से में आ गई और उन्होंने मेरी कलाई को मजबूती से पकड़ लिया। गुआन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सू मदर के तीखे चमकदार लाल नाखून मेरे मांस में धंस गए। सुई चुभले जैसा दर्द था, लेकिन मैं हंसा। कुछ भी करने की हिम्मत नहीं होगी। सू परिवार का दामाद बनना मेरे लिए कभी सम्मान की बात नहीं थी। मैंने अपनी आस्तीन ऊपर खींची और बाहर वाले को पहली बार अपनी कलाई के पुराने निशान दिखाए। सू मदर ने वो दांतेदार निशान देखकर इतनी हैरानी से मेरा हाथ छोड़ दिया।
मैं ये सब बिल्कुल नहीं चाहता था। क्या तुम जानती हो, पिछले 10 सालों से हर बार जब मुझे बुरा सपना आता है तो मैं क्या चिल्लाता हूँ? मैं चिल्लाता हूँ, क्या कोई मुझे बचा सकता है? लेकिन अब मैं समझ गया हूँ, सबसे पहले खुद को वही बचा सकता है। जब मैं आज़ाद होकर अपने आप को जी सकता हूँ तभी मैं जीवित हूँ, मैं शांत हूँ। ये कहकर मैंने कार का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। इस बार सुमुदर ने मुझे नहीं रोका, लेकिन मेरे दिल में जो कालापन था उसे दबाना मुश्किल हो रहा था। मुझे अपनी भड़ास निकालनी थी, तो मैंने वो चमकदार लाल सुपर कार निकाली जो काफ़ी समय से धूल खा रही थी, और एक्सेलरेटर पर पूरा जोर लगाकर तेज़ी से निकल गया। लेकिन शायद सू किंग युआन मेरी बदकिस्मत है। मैंने अभी एक चौराहे पर रफ्तार भरी ही थी कि मेरी टक्कर एक मेबैक से हो गई। जिस नंबर प्लेट पर 58 लिखा था वो सू किंग युआन की कार थी। सू किंग युआन का असिस्टेंट तुरंत दूसरी कार से बाहर निकला। उसने मुझे देखकर पल भर के लिए सन्न रह गया। श्रीमान गू, मुझे उसकी हैरानी देखकर कोई हैरानी नहीं थी। 5 साल की शादी में सू किंग युआन के आसपास के लोगों ने मेरे बारे में एक स्टीरियोटाइप बना लिया था। ऐसे शख्स का रेसिंग कार चलाना आरों को अजीब लगना ही था। मैंने कोई सफाई नहीं दी, बस एक बिजनेस कार्ड थमाया। जितना नुकसान हुआ हो मुझे बता देना, ये कहकर मैंने धूप का चश्मा लगाया और एक्सेलरेटर दबाकर चल दिया। असिस्टेंट तुरंत मेबैक में लौटा और सू किंग युआन को रिपोर्ट किया, सीईओ सू, दूसरी कार श्रीमान गू चला रहे थे। सू किंग युआन ने अपनी कनपटी रगड़ते हुए बस एक ठंडी नजर डाली। लगता है उसके लिए चाहे ड्राइवर उसका पति हो या कोई अजनबी, सब एक समान था। असिस्टेंट ने अपनी हैसियत समझी और कुछ और नहीं पूछा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से 3 घंटे बाद पति पत्नी की मुलाकात फिर से हुई। इस बार सू किंग युआन शहर के बाहरी इलाके में एक रेस ट्रैक पर लैंड डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए एक पार्टनर के साथ आई थी। यहाँ पर एक रेस चल रही थी। एक लाल स्पोर्ट्स कार जिसमें एक मर्दाना सा आकर्षण था ने पहला स्थान हासिल किया था। ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकला। उसने टाइट डार्क रेड रेसिंग सूट पहना हुआ था और उसका लंबा कद इतना आकर्षक था कि नजरें हटाना मुश्किल था। यहाँ तक कि सू किंग युआन के चेहरे पर भी हैरानी और प्रशंसा साफ झलक रही थी। जब तक ड्राइवर ने अपना हेलमेट नहीं उतारा, असिस्टेंट लगातार अचंभे के भाव से देखता रहा। श्रीमान गू इतनी अच्छी रेसिंग कर सकते हैं? लेकिन सू किंग युआन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने उन औरतों को देखा जो उस लंबे कद की तरफ जलती निगाहों से देख रही थीं, तो उसकी आंखें जरा सी सिकुड़ गईं। जहां तक मेरी बात है, जब मैंने सू किंग युआन की नजर देखी तो मैंने सिर उठाकर उसका अभिवादन तक नहीं किया। इन सालों में हाई सोसाइटी पार्टियों के अलावा जब हम मिलते थे, वो अक्सर मुझे ना जानने का प्रिटेंड करती थी। तो जब रेस ऑर्गेनाइजर ने मेरा और सू किंग युआन का परिचय करवाया तो मैंने भी उसे ना जानने का प्रिटेंड किया। सीईओ सू, बहुत समय से आपकी प्रशंसा सुन रहा था। सू किंग युआन बिल्कुल भावहीन रही। माहौल तुरंत ऑकवर्ड हो गया। तभी जंग जिंग की आवाज आई, हाय सब लोग। किंग युआन, काम हो गया? हाँ, चलो कंपनी चलते हैं खाना खाने। ठीक है, अभी चलते हैं। मैंने सिर घुमाया और देखा जंग जिंग रॉन मेबैक से उतर रहा था और बेशर्मी से जैसे कोई देख नहीं रहा उसने सू किंग युआन की कमर में हाथ डाल दिया। शायद जंग जिंग मुझे अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानता था, उसने मुझ पर मुस्कुराना तक नहीं छोड़ा। जब वो चले गए तो किसी ने सिसकारी भरी, सीईओ सू काम पर भी श्रीमान गू को साथ लेकर आती हैं, उनका रिश्ता कितना अच्छा है। सू किंग युआन का असिस्टेंट अभी तक वहीं था। उसने ये सुनकर मेरी तरफ अजीब नजर से देखा। शायद वो सोच रहा था कैसा बेकार आदमी है। मैंने कुछ नहीं कहा, रेस ट्रैक से भी चला गया और तुरंत अपने वकील को फोन लगाकर पूछा कि तलाक का सर्टिफिकेट कब मिलेगा। 7 दिन इंतजार करना होगा। 7 और दिन? कोई बात नहीं, 10 साल सहे हैं, 7 दिन और सह सकता हूं। लेकिन मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मैं अभी शांत ही हुआ था कि सू किंग युआन के असिस्टेंट का फोन आ जाएगा। सीफूड कांजी कब पहुंचेगी? और यंग मास्टर न्यांचन की टीचर ने कहा, आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा। यंग मास्टर का क्राफ्ट असाइनमेंट क्यों नहीं भेजा गया? क्या आप भेज सकते हैं? मुझे याद आया, गॉन्चन से पहले जब उसने मुझसे और उसकी मां से तलाक लेने को कहा था, उससे पहले जब मैं घर छोड़कर गया था, तो वो क्राफ्ट असाइनमेंट आधा ही बना था। मैंने आसमान में बिना रोक टोक के उड़ते बादलों को देखा और शांति से बोला, सू किंग युआन से कह दो कोई सीफूड कांजी नहीं है। आगे से मैं कुछ भी नहीं पहुंचाऊंगा और गॉन्चिन के मामले भी मैं नहीं संभालूंगा। फिर से मुझे मत ढूंढना। ये कहकर मैंने असिस्टेंट का नंबर भी ब्लॉक कर दिया। दूसरी तरफ सू ग्रुप के असिस्टेंट ने फोन पकड़ रखा था। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी थी। सीईओ, श्रीमान गू ने फोन काट दिया। वापस फोन करता हूं तो नहीं लग रहा। लगता है उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया है। सू किंग युआन ने बड़ी मुश्किल से अपना फोन निकाला और हस्बैंड नाम से सेव किए गए अकाउंट पर मैसेज किया, कैसा नखरा कर रहे हो? अगले ही सेकंड चैट बॉक्स में एक रेड नोटिफिकेशन पॉप हुआ। दूसरे पक्ष ने फ्रेंड वेरिफिकेशन इनेबल कर रखा है। आप अभी इस व्यक्ति के फ्रेंड नहीं हैं। कृपया पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें, स्वीकार होने पर ही बात कर सकते हैं। असिस्टेंट ने सू किंग युआन के फोन स्क्रीन पर चैट हिस्ट्री देखी। सबसे पुराना मैसेज 1 हफ्ते पहले का था। उसने कहा, मुझे विश्वास नहीं होता श्रीमान गू और मिस्टर जिंगरॉन का बर्थडे एक ही दिन है। तो कल श्रीमान गू का भी बर्थडे था। सीईओ, क्या आपने उन्हें बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया? मैंने नोटिस ही नहीं किया। असिस्टेंट को इस जवाब से कोई हैरानी नहीं हुई। आखिर फोन की लंबी चैट हिस्ट्री में उसे सू किंग युआन का एक भी जवाब नजर नहीं आया। फिर उसने सू किंग युआन को आदेश देते सुना,
गौनचिन के लिए एक सेफ्टी चार्म तराश रहा है, ऊपर जाकर उसे खत्म करने में मदद करो। अब समझा, उस बर्थडे गिफ्ट में भी शर्तें जुनी थीं। उसके बाद मैंने जानबूझकर कुछ कहे बिना सू किंग युआन को टक्कर मारी और ऊपर चला गया। सू किंग युआन ने माथा तो सिकोड़ा, लेकिन कुछ बोली नहीं। मैं दूसरी मंजिल पर गया। गौनचिन अपनी मेज पर बैठा एक कार्विंग नाइफ पकड़े तराश रहा था। जब मैं पास गया तो देखा कि उसके सामने पहले से ही एक पूरा सेफ्टी चार्म रखा था और वो उसकी नकल कर रहा था। शायद मेरे पैरों की आहट ने गौनचिन को परेशान कर दिया। उसने ऊपर देखा, लेकिन अगले ही पल उसने मेज से पूरा सेफ्टी चार्म झपट लिया। पापा, ये सेफ्टी चार्म मम्मी ने अंकल जिंग के लिए तराशा है, आप इसे चुरा नहीं सकते। मेरा दिल दुखा। जिस बेटे को मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था, वो मुझे चोर समझ रहा था। गौनचिन के उस चेहरे को देखकर जो बिल्कुल सू किंग युआन से मिलता था, मुझे अचानक कुछ नहीं सूझा। तुम्हें मुझसे इतना सावधान रहने की जरूरत नहीं है। मैंने कभी दूसरों की चीजें नहीं चाही। और हाँ, तुम्हारी माँ और मैं जल्दी ही तलाक ले रहे हैं। बहुत जल्द तुम्हारे अंकल जिंग तुम्हारे नए पिता होंगे। इतना सुनते ही पीछे से सू किंग युआन की ठंडी आवाज आई। गौन, तुम बच्चे के सामने ऐसी बकवास कर रहे हो? क्या तुम एक योग्य पिता हो? ये शायद उसने आज तक मुझसे सबसे लंबी बात कही थी। मैं घूमा। सू किंग युआन के ठंडे चेहरे के सामने हल्की सी मुस्कान दिखाई। हाँ, मैं योग्य नहीं हूं, तो फिर जाकर उसके लिए कोई और योग्य पिता ढूंढ लो। ये कहकर जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा, गौनचिन और सू किंग युआन दोनों ने कदम बढ़ाया। उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसकी धीमी आवाज में चेतावनी थी। लेकिन उसी पल गौनचिन के घड़ी का फोन बजा। लड़का खुशी से बोला, मम्मी, अंकल जिंग का वीडियो कॉल है। अगले ही सेकंड सू किंग युआन ने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैंने देखा वो फोन उठाने चली गई और उसका पहले जैसा बर्फीला चेहरा मुस्कान में बदल गया। मुझे अचानक सब बेमानी लगने लगा। मैंने बिना कुछ कहे सिर घुमाया, अपने कमरे में गया, दरवाजा बंद किया, ताला लगाया। कमरा बहुत ठंडा था। जून का महीना था, लेकिन मुझे लगा मैं एक ताबूत में लेटा हूं, सीलन भरी मिट्टी में दफन हूं। लेकिन उसी वक्त एक परिचित शांति का एहसास हुआ। जब से मैंने सू किंग युआन को तलाक के कागजात दिए थे, मैं इसका अंत देखने को तैयार था। उस रात मेरा सपना बहुत बिखरा हुआ था, लेकिन अगली सुबह मेरी जैविक घड़ी ने मुझे सुबह 5 बजे ही जगा दिया। पहले मुझे इस वक्त उठकर सू किंग युआन और बेटे के लिए नाश्ता तैयार करना होता था। मैंने अपनी भौहों के बीच की जगह मसलते हुए सुमदर की धमकी याद की और नीचे उतर गया। लेकिन जब नीचे गया तो पता चला सू किंग युआन और ग्वानियन चैन पहले ही बाहर निकल चुके थे। सुबह सुबह सुना है वो जंग जिंग रॉन के साथ सूर्योदय देखने का प्लान बनाकर गए थे। मुझे बड़ा ही हास्यास्पद लगा। कोई भी देख सकता था कि ग्वानियन को मुझ जैसे पिता की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। फिर भी सू मदर जोर दे रही थी कि मैं बूढ़े घर लौटूं और ये वीकेंड झेलूं। तब मेरे दोस्त ने मुझे स्कूल में खूबसूरत लड़कियां देखने चलने का न्योता दिया। उसने कहा वो मेरी भड़ास निकलवाना चाहता था। 18 साल की लड़कियां सच में बहुत हौसला बढ़ाती हैं। बड़ा भाई कहकर इतनी प्यार से बुलाती हैं कि मन बेहद रिलैक्स हो जाता है। आर्ट स्कूल में कुछ दिन घूमने के बाद मेरा मूड काफी सुधर गया था। मेरे दोस्त ने कहा, तो मैं तुझे इन युवतियों के कमाल दिखाने के बाद क्या तुझे नहीं लगता वो बूढ़ी औरत सू किंग युआन प्यार करने लायक नहीं रही? मैंने कहा, नहीं रही। मेरा दोस्त देखते ही देखते मुझे और जोश में देखकर बोला, ये हुई ना बात, तुझे तो पहले ही तलाक ले लेना चाहिए था। उस ठंडी बेदर्द सू किंग युआन से तो हर कोई ज्यादा देखभाल करने वाला है। बस कोई प्यारी सी आज्ञाकारी लड़की चुनकर प्यार कर और शादी कर ले, उससे अच्छा क्या हो सकता है। मैं हंसते हुए उससे सहमत होने ही वाला था कि पीछे से खांसी की आवाज आई। मैं घूमा। सू किंग युआन और उसका असिस्टेंट कुछ ही दूर खड़े थे। मैंने उसे अनदेखा करने का नाटक किया और अपने दोस्त को लेकर चलने लगा। मैंने सोचा सू किंग युआन भी इग्नोर कर देगी, लेकिन उस औरत ने मुझे पीछे खींच लिया। मेरी एक पार्टी है जिसमें तुम्हें आना है, मेरे साथ चलो। इतना कहकर उसने मुझे मना करने का मौका न दिया, सीधे गाड़ी में खींच लिया। गाड़ी में बैठो। मैं अभी थोड़ा स्तब्ध था। मेरी याद में सू किंग युआन ने हमेशा मुझे हवा की तरह ट्रीट किया था। उसकी मेरे लिए कोई भावना या राय नहीं थी। ये उसकी मुखरता मैंने सिर्फ पिछली रातों को हमारे बेडरूम में देखी थी। मैं अभी होश में ही आया था कि उसने अचानक कहा, हमारे जैसे परिवारों में अनुकूलता सबसे महत्वपूर्ण है। मैं पल भर के लिए स्तब्ध रहा, फिर समझा वो मेरे और मेरे दोस्त की बात का खंडन कर रही थी। मैं गुस्से से हंस पड़ा। तो प्यार मायने नहीं रखता? चाहे भावना हो या ना हो, इंसान भी मायने नहीं रखता? मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम्हारी अनुकूलता मेरी चुप्पी की पीड़ा है। ऐसा क्यों हो? सू किंग युआन ने कुछ सेकंड तक मुझे देखा, कुछ नहीं बोली। मैं उसका मूड समझने में और ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहता था। सोशल क्लब पहुंचकर मैंने महसूस किया ये सू किंग युआन के दोस्तों की एक छोटी सी मुलाकात थी। वो मुझे कभी ऐसे मौकों पर नहीं लाई थी। दरअसल मुझे उसके ये दोस्त बिल्कुल पसंद नहीं थे, क्योंकि वो मुझे नीची नज़र से देखते थे। हमेशा कहते थे मैं एक नकली इंसान हूं। तो मैंने पूरी शाम मुस्कुराना तक छोड़ दिया। बस उनके साथ थोड़ी शराब पी ली, फिर थोड़ा नशा हो गया तो मैं उठा और वॉशरूम चला गया।
मेरे जाने के बाद किसी ने उत्सुकता से पूछा, ना सिर्फ आपके पति आज मुस्कुरा नहीं रहे बल्कि आपसे रूठे भी हुए हैं। हाँ, बाहर अफवाह है कि आप दोनों तलाक ले रहे हैं। सू किंग युआन ने कहा, किसने कहा मैं तलाक लेना चाहती हूं? मैं शादीशुदा हूं। मेरे पति इस जन्म में केवल गुआन हो सकते हैं। दोस्त थोड़ा हैरान हुआ, सच में? सू किंग युआन ने दूसरे की तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं बोली। दोस्त का चेहरा अजीब हो गया। कुछ देर बाद उसने मुश्किल से कहा, वो सीईओ जिसके साथ तुमने एआई डेवलपमेंट पर काम किया था, जंग जिंग रॉन, उसे याद है? वो पहले अपने पति की बिल्कुल परवाह नहीं करती थी, उसे कंपनी में आने तक नहीं देती थी। किसी को नहीं पता था वो उसका पति है। सुना है वो अब तक उसे वापस नहीं जीत पाई है। अगर तुम गुआन के साथ जीवन भर बिताने का सोच रही हो तो बहन की सलाह है उस पर थोड़ा ध्यान दो। जरा सी चूक हुई और तुम्हारे पति की हालत उसके जैसी हो जाएगी। सू किंग युआन के हाथ ने वाइन ग्लास घुमाना रोक दिया, लेकिन वो ठंडी और निर्णायक थी। उसने कहा, वो हिम्मत नहीं करेगा। ठीक उसी समय वॉशरूम में मुझे तलाक के वकील का मैसेज मिला। श्रीमान गुआन, आपके और श्रीमती सू किंग युआन के लिए तलाक का सर्टिफिकेट जारी हो चुका है। आप कभी भी लॉ ऑफिस से ले सकते हैं। मैंने इस दिन का इंतजार कर ही लिया था। बेसब्री से मैंने टैक्सी ली और लॉ ऑफिस पहुंचा। तलाक का सर्टिफिकेट खोला, बार बार देखा। इस पल से हम अलग अलग रास्तों पर चलेंगे। मैं आखिरकार सू परिवार की उस नर्क से बाहर निकल सकता था। लॉ ऑफिस से निकलते ही मेरे दोस्त ने कहा कि मेरी आज़ादी का जश्न मनाने के लिए पहले हम वो डिनर खाते हैं जो मुझे पहले खाने से मना था। फिर वो मुझे नाइट मार्केट के स्ट्रीट फूड स्टॉल पर ले गया। मिल्क टी, ग्रिल्ड फूड, आइसक्रीम, जो मन करे खा। हवा में उठती खुशबू और बारबेक्यू की सुगंध से मुझे आखिरकार महसूस हुआ कि जिंदा रहने का क्या मतलब है। उस शाम हमने ग्रिल्ड सीखें खाई, बियर पी, जोर से हंसे, खुलकर सांस ली। आखिर में मैं हंसते हंसते रोने लगा। 10 साल का बोझ आखिरकार गायब हो गया था। शायद बहुत दबा रखा था। मैंने अपने बेटे गुआनचेन के नंबर को ब्लैकलिस्ट से बाहर निकाला और फोन मिलाया। कॉल कनेक्ट होते ही मेरी आंखें भर आईं। मैंने बोला, गुआनिन, मैं तुम्हें कुछ बताता हूं। भले ही तुम मुझे पसंद ना करो, मैं फिर भी तुम्हारा असली पिता हूं। जब तुम बीमार थे, बुखार में रात दिन किसने तुम्हारी देखभाल की? रोज तुम्हारा होमवर्क किसने करवाया? वो मैं था। जिस दिन तुमने मुझे अपने पिता को एक बाहरी आदमी जैंग जिंग के लिए बुरा भला कहा, उस दिन से मैं तुम्हारा पिता नहीं रहा। अब मुझे पापा मत बुलाना, तुम इस लायक नहीं हो। रिसीवर से सू किंग युआन की ठंडी आवाज आई, गुआन क्या बक रहे हो? मैं ठिठक गया। फिर तुरंत समझ गया बच्चा शायद उसी के पास था। मैंने व्यंग्य किया, सू, अगर तुम्हें मुझे फटकारने का समय है तो पहले अपने बच्चे को सुधारो। क्या तुम जानती हो तुम्हारे बच्चे ने मुझसे कहा था कि मैं तुमसे तलाक ले दूं ताकि जैंग जिंग के लिए रास्ता बने? मजे की बात यह है कि मैंने तुम सबकी इच्छा के अनुसार ही किया है। इतना कहकर मैंने गुआनियन चैन को फिर से ब्लैकलिस्ट कर दिया। अगली सुबह जल्दी मैंने विदेश जाने की फ्लाइट बुक कर ली। मैं अच्छी तरह जानता था कि कल मैं थोड़ा बहक गया था और तलाक की खबर फैलते ही सू परिवार मुझे चैन से नहीं बैठने देगा। वो मुझे घुटनों के बल सू किंग युआन से दोबारा शादी करने की भीख मांगने को मजबूर कर सकते हैं या फिर किसी दूसरे अमीर वारिस से शादी करने की धमकी दे सकते हैं। मुझे जिंगशी से भागना था, कभी वापस नहीं लौटना था। अपने दोस्त को अलविदा कहकर मैंने एक छोटा सा बैग पैक किया और निकल गया। अप्रत्याशित रूप से दरवाजे पर दूर नहीं मी बैग खड़ी थी। सू किंग युआन गुआनियन चैन को लेकर कार से उतरी और मेरी तरफ बढ़ी। गुआनियन, अपने पापा से माफी मांगो। गुआनचेन का छोटा चेहरा पीला और तनावग्रस्त था। उसने अपने कपड़े पकड़े, सिर झुकाया। पापा, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था और ना ही वो बातें कहनी चाहिए थी कि तुम और मम्मी तलाक ले लो। मैं गलत था। क्या तुम मुझे माफ कर दोगे पापा? मैंने कहा, माफी मांगने की जरूरत नहीं। जो मुझे कहना था वो कह चुका, अब कुछ शिकवा नहीं बचा। लेकिन मेरी बात खत्म होते ही सू किंग युआन बोली, मुझे माफ कर दो कि मैंने नियांचिन को ठीक से नहीं पढ़ाया। उसकी परवरिश में मेरी भी गलती है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि सू किंग युआन अपनी मर्जी से माफी मांगेगी। लेकिन क्या जो दर्द दिया है वो एक माफी से माफ हो जाएगा? जब मुझे अपने बैग में वो चीज याद आई जो मैं मूल रूप से एयरपोर्ट से सू किंग युआन को डाक से भेजने वाला था, मैंने सीधे कहा, सू किंग युआन, अगर तुम सच में दोषी महसूस करती हो तो मुझे एयरपोर्ट ले चलो। उसने पूछा, सू परिवार का जिंगशी से बाहर कोई सामाजिक कार्यक्रम नहीं है फिलहाल, तुम कहाँ जाना चाहते हो? क्या मैं अपना निजी काम नहीं कर सकता? मेरा मतलब वो नहीं था। पहली बार सू किंग युआन के चेहरे पर एक उलझन भरी अभिव्यक्ति थी, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। उसी ने मुझे सू परिवार के पिंजरे में डाला था, अब उसे ही मुझे विदा करना चाहिए, अपने हाथों से हमारे बीच के आखिरी रिश्ते को काटते हुए। एयरपोर्ट के रास्ते में किसी ने एक शब्द नहीं कहा। गाड़ी से उतरने से पहले मैंने सू किंग युआन को एक उत्तम डिब्बा दिया, आखिरी तोहफा। सू किंग युआन एक पल को स्तब्ध रही। हालांकि उसने सोचा कि आखिरी का क्या मतलब है, फिर भी उसने डिब्बा ले लिया। शुक्रिया। गुआनियन ने ऊपर देखकर पूछा, पापा, मेरा कहाँ है? तुम्हारा भी इसमें है। आखिर ये तोहफा माँ बेटे दोनों के लिए अच्छा था। उन्हें ये गिफ्ट पसंद आना चाहिए। 1 घंटे में खोलना मत भूलना। तब तक हवाई जहाज उड़ चुका होगा।
सुकिंग युआन ने शायद ही कभी मुझे इतनी सौम्यता दिखाई हो। जल्दी वापस आना। मैं मुस्कुराया, लेकिन जवाब नहीं दिया। मैं घूमा और चल दिया। मैं वापस नहीं आऊंगा, मुझे अपनी आज़ादी ढूंढनी है। सुकिंग युआन उस अकेली आकृति को देखती रही जो एयरपोर्ट में जा रही थी। किसी वजह से उसके दिल में एक अजीब बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने डिब्बे को कसकर पकड़ लिया, उसे तुरंत खोलना चाहती थी, लेकिन गुअनियन चेन ने रोक दिया। मम्मी, हमने पापा से वादा किया है, 1 घंटे बाद ही खोलेंगे। वादा तो निभाना चाहिए। अगला 1 घंटा सुकिंग युआन ने दस्तावेज पकड़े रखे, लेकिन एक शब्द भी नहीं पढ़ पाई। न जाने कितनी बार उसने उस गिफ्ट बॉक्स को देखा था। आखिरकार समय पूरा हुआ। गुअनियन ने बेताबी से बॉक्स खोला। मम्मी, पापा में हमें आखिर दिया क्या है, इतना रहस्यमय। जैसे ही बॉक्स का ढक्कन खुला, सुकिंग युआन ने सिर घुमाकर अच्छी तरह देखा। अंदर सिर्फ एक तलाक का सर्टिफिकेट चुपचाप पड़ा था। हालांकि गुअनियन चेन सिर्फ 3 साल का था, लेकिन उसने पढ़ाई शुरू कर दी थी। लड़के ने बॉक्स में पड़ा तलाक सर्टिफिकेट देखा। उसके छोटे मुंह से कुछ बुदबुदाया। तलाक सर्टिफिकेट क्या होता है? पापा ने तो कहा था हमें गिफ्ट दे रहे हैं। क्या ये छोटी सी किताब ही गिफ्ट है? सुकिंग युआन का दिमाग सुन्न हो गया। उसने अपने दस्तावेज फेंके और गुअनियन चेन के हाथों से डिब्बा ले लिया। उसे खुद भी एहसास नहीं हुआ कि उसके हाथ बेकाबू होकर कांप रहे थे। चमकती चांदी के अक्षरों वाली लाल किताब चुपचाप अंदर पड़ी थी, बिल्कुल उस आकृति की तरह जो हमेशा घर में मौजूद थी, लेकिन जानबूझकर नजरअंदाज की जा रही थी। किसी वजह से उसके दिल में अचानक एक अत्यधिक डर उमड़ आया। उसे लगा कि जैसे ही ये तलाक सर्टिफिकेट खुलेगा, कुछ हमेशा के लिए बदल जाएगा। उसने कुछ गहरी सांसें ली, फिर लाल किताब खोली। जैसे ही उसने अपना और गुअनियन चेन का नाम देखा, उसकी पुतलियां अचानक फैल गईं। उसने जोर से तलाक सर्टिफिकेट बंद कर दिया। वो अभी गुअनियन चेन को फोन करने ही वाली थी कि उसे याद आया, शायद मैं भी प्लेन में हूं। गुस्से और हताशा से उसने सीधे सामना करने की इच्छा दबाई और अपने असिस्टेंट को फोन किया। मिस्टर गू की लोकेशन चेक करो, आज की सारी फ्लाइट्स देखो वो कहाँ गए हैं, और उन्हें तुरंत मेरे पास वापस ले आओ। साथ ही ये भी जांचो कि उसने और मेरे तलाक सर्टिफिकेट को किसने प्रोसेस किया। कोई तलाक समझौता नहीं था, कोई कोर्ट याचिका नहीं थी। हम तलाकशुदा कैसे हो गए? उसकी आवाज में घबराहट और गुस्सा था, जिसे वो खुद भी नहीं पहचान पा रही थी। लाइन के दूसरे छोर पर असिस्टेंट कांप उठा। वो कंपनी में ज्वाइन करने के बाद से सुकिंग युआन के साथ थी। उसने कभी उसे इतनी साफ भावनाओं के साथ अपना संयम खोते नहीं देखा था। क्या ये उस मिस्टर गू की वजह से था, जो हमेशा से अस्तित्वहीन लगते थे? असिस्टेंट ने सिर हिलाया। उसे ये अविश्वसनीय लगा, लेकिन उसने दिखाया नहीं, बस सकारात्मक स्वीकृति देकर काम पर लग गई। सुकिंग युआन ने अपने हाथ कमर पर रखे विशाल अध्ययन कक्ष में आगे पीछे चलने लगी। उसके दिल में बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। आखिरकार उसने फोन निकाला और मुझे, जिसे उसने काफी पहले ब्लॉक कर दिया था, एक पुष्टिकरण मैसेज भेजा। ये तलाक सर्टिफिकेट क्या है? तुम एक बड़े आदमी हो, ये कैसी बुरी मजाक है? प्लेन लैंड होते ही मेरा मैसेज रिप्लाई करना। नियान और मुझे दोनों को तुम्हारी बहुत फिक्र है। काफी देर रुककर उसने स्क्रीन पर उंगलियां टैप करके फिर से टाइप किया। अगर कोई समस्या है तो हम बैठकर बात कर सकते हैं, ऐसा करने की जरूरत नहीं। तुम पिता हो, बच्चे नहीं। सारे मैसेज पत्थर की तरह समुद्र में गिर गए। सुकिंग युआन अपनी एग्जीक्यूटिव कुर्सी पर गिर पड़ी, थकान से अपनी भौहों के बीच रगड़ने लगी। चुपचाप पास में पहेलियां सुलझा रहे गुअनियन ने मासूम चेहरे से ऊपर देखा। उसने पूछा, मम्मी, क्या पापा के गिफ्ट का मतलब ये है कि वो आपसे तलाक लेना चाहते हैं? ये सुनकर उसकी सांस में एक दर्द घुट गया, ना ऊपर गया ना नीचे। उसकी पुरानी दोस्त की बातें उसके कानों में गूंजने लगी। फिर वो बुदबुदाई, गुआन, क्या तुमने भी मुझसे उम्मीद छोड़ दी है? इंतजार का समय हमेशा बहुत लंबा लगता है। सुकिंग युआन को पता नहीं था उसने कितनी बार हाथ उठाकर घड़ी देखी थी, कितने मैसेज भेजे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया था। अचानक उसके दिल में एक गिला उमड़ आया। हम तो इतने अनुकूल थे, पिछले 5 साल बहुत अच्छे से साथ रहे। उसने अचानक तलाक क्यों ले लिया और चुपचाप ऐसे चला गया? तभी फोन बजा। उसने बिना कॉलर का नाम देखे ही बटन दबा दिया। गुआन, तुम्हें अब भी मुझे फोन करना आता है? मैंने तुम्हें इतने मैसेज भेजे, जवाब क्यों नहीं दिया? दूसरे छोर पर कुछ सेकंड की चुप्पी रही, फिर आवाज आई, सीओ, मैं हूं। सुकिंग युआन ने अपनी फोन स्क्रीन देखी। उसे लगा उसके शरीर में जो थोड़ी ताकत लौटी थी वो फिर से गायब हो गई। उसने अपनी भौहों के बीच रगड़ते हुए धीमी आवाज में कहा, माफ करना, मैं बहुत जल्दी में थी। श्रीमान गू के बारे में कोई खबर? असिस्टेंट एक पल हिचकिचाया, फिर बोला, सीओ, हमने पता लगाया कि श्रीमान गू ने आज विदेश जाने की फ्लाइट ली है, लेकिन लैंडिंग के बाद उनकी कनेक्टिंग फ्लाइट के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। सुकिंग युआन का चेहरा भी उदास हो गया। काफी देर बाद उसने कर्कश स्वर में कहा, तो तलाक सर्टिफिकेट के बारे में क्या? अच्छी तरह जांच की? दूसरी तरफ असिस्टेंट ने सिर हिलाया। तलाक का समझौता आपके द्वारा व्यक्तिगत रूप से साइन किया गया था। अप्रेजल और कानूनी विभाग ने हस्ताक्षर और सामग्री दोनों की पुष्टि कर दी है। कोई समस्या नहीं है। बहुत दिनों से दबा गुस्सा आखिरकार उसके विवेक पर हावी हो गया। सुकिंग युआन की आवाज बर्फीली थी। कोई समस्या नहीं है? क्या मतलब कोई समस्या नहीं है? असिस्टेंट ने कहा, तलाक के समझौते में श्रीमान गू ने आपकी किसी भी संपत्ति का विभाजन नहीं किया है। वो व्यावहारिक रूप से बिना कुछ लिए जा रहे हैं।
आप दोनों के नाम की संयुक्त संपत्ति, श्रीमान गू के स्वामित्व वाली संपत्तियां और शेयर सभी यंग मास्टर न्यान के नाम कर दी गई हैं। कहा गया है कि ये श्रीमान गू द्वारा यंग मास्टर न्यान को देह बाल सहायता राशि है। उन्होंने आपकी कोई संपत्ति नहीं ली है और ना ही यंग मास्टर न्यान की कस्टडी चाहिए है। दूसरी तरफ असिस्टेंट पसीने पसीने हो गई थी। उसने अपने हाथ से माथा पोंछा। आखिर वो सूकिंग युआन के साथ कई मामलों से गुजरी थी, अमीर परिवारों के रहस्य जानती थी, लेकिन उसने कभी किसी परिवार को इतना साफ सुथरा तलाक लेते नहीं देखा था। तलाक में लोग बस एक दूसरे का खाल उतारना चाहते हैं, लेकिन श्रीमान गू कुछ और ही थे। चुपचाप चले गए। वो नहीं जानती थी कि वो सच में परवाह नहीं करते थे या बहुत बेकार थे। असिस्टेंट के सोचते ही सूकिंग युआन ने फोन रख दिया। उसने अपना फोन पकड़ रखा था। काफी देर तक होश में नहीं आ पाई। उसे समझ नहीं आया एक स्थिर शादी अचानक कैसे टूट गई। बहुत देर की चुप्पी के बाद उसने एक लंबी सांस छोड़ी। ये स्पष्ट नहीं था कि वो खुद से पूछ रही थी या हवा से। गुआन, आखिर तुम किस बात से असंतुष्ट थे? जैसे ही वो सोच ही रही थी, अध्ययन कक्ष का दरवाजा एक छोटे से दरार से खुला। गुओनयान ने चुपके से सिर घुसाया। वो अपनी छोटी छोटी टांगों से अंदर घुसा। लड़की ने सूकिंग युआन की टांगों को जकड़ लिया। उसकी उठली आंखें उम्मीद से भरी थीं। मम्मी, मैंने अंकल जंग से पूछा, पापा का हमें तलाक सर्टिफिकेट देने का मतलब है कि मुझे एक नया पिता मिलेगा। मम्मी, जल्दी से अंकल जंग से शादी कर लो। मैं चाहता हूं अंकल जंग मेरे नए पिता बने। पहले जब वो ये शब्द सुनती थीं तो उन्हें एक बच्चे की बिना सोचे समझे बातें समझकर टाल देती थीं, लेकिन अब सुनकर बड़ी चुभन हुई। क्या सच में गुआन अपने बेटे के कहे मानते हुए उससे तलाक लेना चाहता था? ये सोचकर वो बिना सोचे डांट पड़ी। तुम सिर्फ 3 साल के हो, तुम क्या जानते हो? आगे ऐसी बातें मत कहना। तुम्हारा सिर्फ एक पिता है, कोई नया पिता नहीं। गुआनयान उसकी डांट से सहम गया। उसके छोटे मुंह ने थरथराते हुए आवाज निकाली और फिर वो जोर से रोने लगा। मैं नया पिता चाहता हूं। मैं चाहता हूं अंकल जंग मेरे नए पिता बने। मैं अपने पुराने पिता को नहीं चाहता। वो पूरे दिन नैनी की तरह हैं, उनमें कोई कूलनेस नहीं है। सूकिंग युआन को गुस्सा आ गया। तुम्हें ये बातें किसने सिखाई? उसे एहसास होना चाहिए था कि गुओनयान महज 3 साल का बच्चा था। अगर कोई लगातार उसके कान में ये बातें नहीं डाल रहा होता तो उसे तलाक के बारे में कैसे पता चलता? वो ऐसी बातें कैसे कह सकता था कि उसके पिता एक पुरुष नैनी है? गुओनयान शायद अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। वो सीधा दरवाजे से बाहर भागा। मैं तुमसे नफरत करता हूं मम्मी। तुम मुझे नया पिता नहीं दिलाओगी तो मैं वापस नहीं आऊंगा। सूकिंग युआन अस्त व्यस्त हो गई। वो उसे पीछे खींचने ही वाली थी कि फोन फिर बजा। ये जंग जिंगरान का कॉल था। गुओनयान को पीछे खींचने और फोन उठाने के बीच 1-2 सेकंड की हिचकिचाहट के बाद सूकिंग युआन ने बाद वाला चुन लिया। कॉल कनेक्ट हुई और जंग जिंगरान की आवाज आई। आज रात मैंने नानचेन से सुना कि तुम और गुआन तलाक ले चुके हो। ये सब क्या है? ये तो बच्चे की बिना समझे बकवास है ना? सूकिंग युआन ने सांस छोड़ी। ये गलत फहमी है। मैं गुआन से तलाक नहीं लूंगी। और कुछ? जंग जिंगरान एक पल को चुप रहा। उसके स्वर में निराशा थी। हमें नियांशन को अम्यूजमेंट पार्क ले जाना था आतिशबाजी देखने। मुझे तुम और बेटी की तरफ से कुछ नहीं सुनाई दिया तो मैंने पूछा। माफ करना, मैं भूल गई। कभी और मौके पर चलेंगे। जब तक सूकिंग युआन ने फोन रखा, गुओनयान चैन कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। विला में इतनी नौकरानियां थीं, 3 साल के बच्चे को संभाल ही सकती हैं। लेकिन गुओनयान सबकी नाक के नीचे से गायब हो गया था। किसी ने नहीं देखा वो विला से कैसे निकला। विला के बाहर के सुरक्षा कैमरों ने सिर्फ उसे अकेले जाते हुए कैद किया था। सूकिंग युआन ने अपने लोगों से पूरे जिंगशी को छान मारा, लेकिन गुओनयान का कोई निशान नहीं मिला। उसने बार बार मेरा नंबर मिलाया, लेकिन हर बार वही संदेश, आपने जो नंबर डायल किया है वो बंद है, कृपया बाद में प्रयास करें। मजबूर होकर उसने अपने असिस्टेंट से मेरे दोस्त का नंबर ढूंढवाया। नमस्ते, मैं सूकिंग युआन बोल रही हूँ। क्या गुआन के आपसे संपर्क में है? अगर उसकी कोई खबर हो तो कृपया तुरंत उसे संदेश दें, क्योंकि वो मुझसे तलाक लेना चाहता है। न्यानशेन गायब हो गया है। अगर उसमें पिता होने की जरा सी भी समझ बची है तो वो तुरंत लौट आए। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही मेरे दोस्त ने बेसब्री से टोक दिया। रुको रुको रुको, तुम्हारा बेटा गायब है तो पुलिस में रिपोर्ट करो। गुआन को ढूंढने से क्या होगा? क्या उसमें कोई टेलीपैथिक शक्ति है कि जैसे ही लौटेगा वैसे ही उस नालायक बच्चे के पास टेलीपोर्ट हो जाएगा? और तुमने क्या कहा? तुम दोनों के तलाक के कारण बच्चा गायब हो गया। वो तलाक लेना चाहता था तो क्या तुम सबने ही उसे मजबूर किया था? तलाक लेना तो सही काम किया। तुम और वो नालायक बच्चा दोनों ही बेकार हो। फोन कट गया, लेकिन तुरंत फिर बजा। ये जंग जिंग का था। सूकिंग युआन ने फोन उठाया, लेकिन बस इतना ही साफ सुन पाई। किंग युआन, मदद करो। कोई नियान को अपहरण करने की कोशिश कर रहा है। न्यानशेन को जाने दो। डरो मत, सावधान रहना। फोन अचानक कट गया। सूकिंग युआन ने तुरंत लोगों से जंग जिंगरान के फोन सिग्नल को ट्रेस करने का आदेश दिया। जब वो पहुंचे, जंग जिंग और गुआन न्यानशेन पहले से ही बेहोश हाईवे से एक मिट्टी के ढलान के नीचे पड़े थे। जंग जिंग पूरी तरह खरोचों से भरा हुआ था।
बहुत दयनीय लग रहा था, लेकिन गुओन यानचेन उसकी बाहों में कसकर बंधा हुआ था। उसके चेहरे पर थोड़ी धूल के अलावा वो बिल्कुल सुरक्षित था। वहां मौजूद हर कोई इस दृश्य से भावुक हो गया। सूकिंग युआन के बगल में लटकते हाथ कसकर मुट्ठी में बंध गए। पहले दोनों को एम्बुलेंस में ले चलो। लाल और नीली बत्तियों को दूर जाते देखते हुए उसने अंततः अपने बगल वाले असिस्टेंट से एक शब्द कहा, जाकर जांच करो जंग जिंग आखिरी समय में क्या कर रहा था और उसका किन से संपर्क था। एक भी सुराग मत छोड़ना। असिस्टेंट पल भर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर तुरंत समझ गया। उसने सीओ के साथ पूरे शहर का सर्च किया, लेकिन यंग मास्टर नानचेन नहीं मिला। जंग जिंगरान को कैसे मिल गया? विला में इतनी नौकरानियां थीं। यंग मास्टर नानचेन 3 साल का बच्चा था। वो बिना किसी के पता लगाए कैसे निकल सकता था? अगर सच में अपहरण था तो अपहरणकर्ताओं ने फिरौती क्यों नहीं मांगी और उन्हें हाईवे पर क्यों फेंक दिया? सूकिंग युआन इतने सालों से व्यापार जगत में नेविगेट कर रही थी, उससे इतनी स्पष्ट खामी कैसे छिप सकती थी? बहुत जल्दी सूकिंग युआन ने सबूत हासिल कर लिए कि जैंग जिंगरॉन ने अपहरण की साजिश रची थी। अपने हाथों में दस्तावेजों को देखते हुए वो काफी देर चुप रही। फिर उसने कहा, पुलिस स्टेशन में शिकायत वापस ले लो। इस मामले को बड़ा मत बनाओ, सबूत नष्ट कर दो। मैं नहीं चाहती कि इसके बारे में कोई तीसरा व्यक्ति जाने। बस लोगों को बता दो कि जैंग जिंगरॉन ने नामचेन को बचाया। असिस्टेंट के चेहरे पर अविश्वास था। क्या सीईओ उस व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रही थी जिसने उसके अपने बेटे के अपहरण की साजिश रची थी? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, सूकिंग युआन की आकृति अस्पताल के गलियारे के अंत में गायब हो चुकी थी। सूकिंग युआन ने अस्पताल के कमरे का दरवाजा खोला और देखा जैंग जिंगरॉन अस्पताल के बिस्तर पर झुका हुआ था। उसका चेहरा पीला पड़ रहा था। उसने सहज रूप से अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसकी नजर में जांच का भाव था। जैंग जिंगरॉन ने 2 बार कमजोर खांसी दी। नियॉन चिन कैसा है? वो बच्चा ठीक तो है ना? वो इतना छोटा है, इससे उसे बहुत आघात पहुंचा होगा। ये सब गुआन की गलती है, ऐसे ही चला गया। अपने बेटे की परवाह भी नहीं। इस दुनिया में उस जैसा गैर जिम्मेदार आदमी और कहां? मुझे नियॉन से मिलना है। इतना कहकर वो बिस्तर से उतरने लगा, लेकिन सूकिंग युआन के पास से गुजरते हुए रोक लिया गया। सूकिंग युआन का लहजा शालीन और संयमित था। वो योग्य पिता है या नहीं, ये दूसरों को जज करने की बात नहीं है। जैंग जिंगरॉन ने सूकिंग युआन की ठंडी प्रोफाइल को देखा और एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उस चेहरे पर जो आमतौर पर उस पर दया दिखाती थी, आज एक भी मुस्कान नहीं थी। इतना ठंडा, डरावना। वो अपनी मुट्ठियां नहीं दबा सका। किंग युआन, हमारे बीच इतने सालों का लगाव है, तुम मुझे दूसरा कैसे कह सकती हो? बात करने के बाद उसने अपनी आवाज धीमी कर ली। मैं बहुत जल्दी में था, एक पल के लिए गलत बोल गया, लेकिन ये अपहरण वाकई भयानक था। मेरे जैसे बड़े को भी डर लग गया। मैंने नियॉन को बड़ा होते देखा है। मैं सच में उसके लिए दिल टूट गया हूं। सूकिंग युआन के बगल में लटकते हाथ थोड़े कसे। जैंग जिंगरॉन के प्रति उसकी नजर ठंडी हो गई। अगर तुम्हें सच में ये भयानक और डरावना लगता था तो तुमने नानचन का अपहरण करने के लिए किसी को क्यों रखा? ये अपना ही नाटक क्यों रचा? जैंग जिंगरॉन का पीला चेहरा तुरंत अकड़ गया। उसने मासूमियत से कहा, किंग युआन, तुम क्या कह रही हो? सूकिंग युआन ने कोई सफाई नहीं दी, बस उसकी तरफ देखते हुए। उसकी आंखों में जटिलता और निराशा की झलक थी। सबूत मैं पहले ही नष्ट करवा चुकी हूं। अब से नानचन के सामने मत आना। मैं तुम्हें विदेश भेज दूंगी और तुम्हारे भविष्य के जीवन की व्यवस्था भी कर दूंगी। वापस मत आना। ये कहकर वो मुड़ी और चली गई। लेकिन जैंग जिंगरॉन दौड़कर आगे बढ़ा और उसकी कमर को कसकर जकड़ लिया। किंग युआन, मुझे मत भेजो। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मैं बदल सकता हूं। इतने सालों से हम हमेशा साथ हैं। सूकिंग युआन अडिग रही, सीधे उसकी कलाई पकड़कर उसे हटाने लगी। जैंग जिंगरॉन तुरंत घबरा गया। किंग युआन, आखिर क्यों? मैं मानता हूं मैं इस बार थोड़ा जल्दबाजी में था। मैं बस उससे शादी करना चाहता हूं जिससे प्यार करता हूं। मैंने क्या गलत किया? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नियान किसी और का बच्चा है। मैं भविष्य में उससे अच्छी तरह पेश आऊंगा। लेकिन सूकिंग युआन ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। उसकी ठंडी आंखों में संदेह था। मुझे समझ नहीं आता, क्या तुम्हें जिससे प्यार करना चाहिए वो मेरी मृत बहन नहीं है? जिससे मैं प्यार करता हूं वो हमेशा तुम हो। इतने सालों से तुम मेरे साथ हो, मेरी देखभाल करती हो, मुझे प्यार करती हो। मेरा बर्थडे तुम मुझसे भी बेहतर याद रखती हो, और जब मैं फोन करता हूं तो तुम हमेशा वहां होती हो। तुम अपने पति से बेहतर मेरा ख्याल रखती हो। क्या यह संभव है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती? एक झटके से उसके दिमाग की कोई नस टूट गई। सूकिंग युआन ने जैंग जिंगरॉन का हाथ छोड़ा और एक कदम पीछे हट गई। मैं तुम्हारी देखभाल सिर्फ अपनी बहन की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए करती हूँ। मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई रोमांटिक भावना नहीं है, और मैं निश्चित रूप से तुमसे शादी नहीं करूंगी। विदेश जाने वाला प्राइवेट जेट आज ही तैयार हो जाएगा। तुम जल्दी चले जाओ। इतना कहकर सूकिंग युआन बिना पीछे देखे अस्पताल के कमरे से बाहर निकल गई। इधर फिनलैंड में दूर मुझे इन सब के बारे में कुछ पता नहीं था। मैंने फिनलैंड में रेजिडेंस परमिट हासिल कर लिया था और एक स्थानीय यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया था। अपने अधूरे सपने को पूरा करने की योजना बनाई, एक डिप्लोमैटिक इंटरप्रेटर बनने का प्रयास करना। सेशन शुरू होने से पहले मैंने अपने सालों के सेविंग्स से एक छोटा सा घर खरीद लिया। मैंने सुना है यहाँ सर्दियों में ऑरोरा बोरियलिस देख सकते हैं।
मैं अपने जीवन को लेकर बहुत उत्सुक हूँ, जिससे मुझे अपने जीवन पर बेहतर नियंत्रण रखने में मदद मिलती है। मैंने खुद फिनिश सीखी और साथ ही जर्मन, जापानी और स्पेनिश सीखने का चुनाव किया। यूनिवर्सिटी के दूसरे साल में मैंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में सफलतापूर्वक दाखिला लिया। पढ़ाई और काम के व्यस्त जीवन में मैं शायद ही कभी अतीत के बारे में सोचता था। सू किंग युआन के साथ मेरी शादी एक दूर के अतीत की बात लगने लगी थी। यहाँ मैं सिर्फ अपने आप में हूँ, एक पूरी तरह से स्वतंत्र व्यक्ति। फिनलैंड में अपने 5वें वर्ष में मैंने फिनलैंड में एम्बेसी में काम करना शुरू कर दिया। एक डिप्लोमैटिक इंटरप्रेटर बन गया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि 6 साल बीत चुके थे और सू किंग युआन ने मुझे ढूंढना कभी बंद नहीं किया था। सू कॉरपोरेशन के सीईओ ऑफिस के असिस्टेंट के चेहरे पर खुशी थी। सीईओ सू, हमें श्रीमान गू की खबर मिल गई है। वो फिनलैंड में एम्बेसी में है। सू किंग युआन अपनी सीट से उछल पड़ी। उसके चेहरे पर खुशी की एक दुर्लभ चमक थी। असिस्टेंट हैरान रह गई, उसकी आंखें फैल गईं। उसने सीईओ को 6 साल में मुस्कुराते नहीं देखा था। जब से श्रीमान गू ने उससे तलाक लिया था, तब से जब भी उसने अरबों का कॉन्ट्रैक्ट सफलतापूर्वक किया था, उसने ऐसी मुस्कान कभी नहीं दी थी। सू किंग युआन खड़ी हुई, बाहर जाने का इरादा किया, लेकिन दरवाजे तक पहुंचकर वापस लौटी। मुझे उसकी वर्तमान विस्तृत फाइल चाहिए, इसे तुरंत करवाओ। खुशी की लहरें उसके सीने में उमड़ रही थीं। सू किंग युआन अपने होठों को मुस्कान में नहीं मोड़ सकती थी। उसकी नज़र अपने डेस्क पर रखी 3 की फैमिली फोटो पर पड़ी और उसकी उंगलियों ने प्यार से मेरे नर्म चेहरे पर फिर से नज़र दौड़ाई। मैं तुम्हारे और हमारे बीच की गलतफहमी को जरूर दूर करूंगी और तुम मेरे पास वापस आओगे। मैंने कभी सू किंग युआन और गुआन येन के बारे में जानने की पहल नहीं की, ना ही उनके वर्तमान जीवन के बारे में। मेरी नज़र में उन्हें शायद वही मिल गया जो वो चाहते थे, वो पति और पिता जिससे वो संतुष्ट थे। मैं हर दिन विभिन्न देशों की बैठकों में भाग लेता, दस्तावेजों का अनुवाद करता। जीवन व्यस्त था लेकिन संतोषजनक। जब तक कि एक दिन मेरे लीडर ने एक नया एनर्जी प्रोजेक्ट प्रस्ताव चीनी भाषा में मुझे नहीं दिया। गुआन, तुम हमारे विभाग में सबसे सक्षम व्यक्ति हो। ये प्रस्ताव फिनलैंड के नेशनल ट्रेड प्रमोशन ब्यूरो द्वारा अत्यधिक मूल्यवान है। मैं आशा करता हूं कि तुम अनुवाद का काम जल्द से जल्द पूरा कर सको। मैंने प्रोजेक्ट फाइल देखी, जो 1 मीटर ऊंची थी, और खुलकर स्पष्ट रूप से मुस्कुराया। सर, चिंता मत करो, मैं मिशन पूरा करने की गारंटी देता हूं। लेकिन जब मैंने ये प्रोजेक्ट फाइल खोली तो पता चला कि ये सू कॉरपोरेशन का प्रोजेक्ट था। सू किंग युआन। वो परिचित आकृति फिर से मेरे दिमाग में कौंधी। मैंने अपना सिर हिलाया, गहरी सांस ली और खुद को समझाया। सू कॉरपोरेशन की परियोजनाएं दुनिया भर में फैली हैं। उनका फिनलैंड में एक नई परियोजना शुरू करना बहुत सामान्य बात है। ये सिर्फ एक संयोग होना चाहिए। कई रातों की नींद हराम करने के बाद मैंने अनुवादित प्रोजेक्ट प्रस्ताव लिया और अपने लीडर के ऑफिस का दरवाजा खटखटाया। लीडर ने कुछ पन्ने पलटे, बार बार सिर हिलाया। तुम सच में उस प्रतिष्ठा पर खरे उतरते हो जिसकी हाई लेवल अधिकारियों ने अपने निरीक्षण के दौरान प्रशंसा की थी। तुम्हारा कार्य नैतिकता वास्तव में असाधारण है। अपने लीडर के साथ 2 साल काम करने के बाद मैं उसका व्यक्तित्व समझ गया था। जैसे ही वो किसी की प्रशंसा करना शुरू करता है, निश्चित रूप से कोई मुश्किल काम देने वाला होता है। लेकिन किसे अच्छी बातें सुनना पसंद नहीं। मेरे विभाग के अधिकांश सहकर्मियों की उसने तारीफ करके समुद्री लुटेरों के जहाज पर चढ़ा दिया था। सर, चक्कर मत लगाइए। अगर काम का असाइनमेंट है तो सीधे बताइए। इतनी तारीफें करेंगे तो मेरी पूंछ ऊपर आसमान में लहराने लगेगी। हमारे मूल देश की सू कॉरपोरेशन फिनलैंड में एक साइट सर्वे के लिए आ रही है। फिनिश पक्ष भी इसे बहुत महत्व देता है। उम्मीद है कि इस बार मेरा डिप्लोमैटिक इंटरप्रिटेशन काम होगा। मैंने पहले ही तुम्हारा नाम रजिस्टर कर लिया है। हम रोज काम कर सकते हैं, लेकिन जीवन में संतुलन भी होना चाहिए। मुझे याद है तुम अभी भी सिंगल हो, है ना? मैंने सुना है सू कॉरपोरेशन का प्रतिनिधि युवा और तालेबंदी है। इस अवसर का लाभ उठाकर तुम दोनों एक दूसरे को थोड़ा जान सकते हो। मेरा दिल धड़क गया। सू कॉरपोरेशन, क्या ये सू किंग युआन हो सकती है? शायद नहीं। इतना संयोग कैसे हो सकता है? जब सू कॉरपोरेशन का प्रतिनिधि फिनलैंड पहुंचा तो मेरे लीडर मुझे एयरपोर्ट ले गए उनका स्वागत करने। गुआन, फिनिश पक्ष ने सू कॉरपोरेशन के प्रतिनिधि के लिए एक डिनर तैयार किया है। माहौल बहुत औपचारिक नहीं होगा, इसलिए तुम इंटरप्रेटिंग करते वक्त थोड़ा रिलैक्स रहना। बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें सू कॉरपोरेशन के प्रतिनिधि से मिलवाता हूँ। ये कहते ही मैंने अपने लीडर को मेरे पीछे किसी को हाथ हिलाते देखा। सीओ सू, यहाँ देखो। मेरे लीडर ने मेरा हाथ पकड़ा और सू किंग युआन के पास चले गए। मैं अभी भी स्तब्ध था, इसे प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। 6 साल बीत चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे समय ने उस पर कोई निशान नहीं छोड़ा था। वो पहले की तरह ही शांत थी। तब तक मेरे लीडर ने मुझे आगे बढ़ाया और मुस्कुराते हुए परिचय दिया। सीओ सू, मैं आपको इससे मिलवाता हूँ। ये हमारे फिनलैंड एम्बेसी से हैं। ये आपकी यात्रा के दौरान साथ देने वाले इंटरप्रेटर होंगे। हमारे गुआन की युवा सुंदरता से मूर्ख मत बनो, वो 5 भाषाओं में फ्लुएंट है। मेरे सामने सू किंग युआन बिना पलक झपकाए मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में जांच थी और एक अनकही भावना। मैंने मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाया। मेरा रवैया विनम्र और दूर का था।
सियोसू मिलकर खुशी हुई। उसने कुछ सेकंड तक मुझे देखा। उसकी आंखों में एक अवर्णनीय भावना थी। काफी देर बाद उसने हाथ बढ़ाकर मुझसे हाथ मिलाया। सू किंग युआन का मिलना पहले से ही अप्रत्याशित था। मैं बस इसे जल्दी खत्म करना चाहता था और अपना हाथ खींच लिया, लेकिन उसने उसे कसकर पकड़ रखा था और छोड़ा नहीं। मैंने 2 बार कोशिश की। मेरी आवाज गहरी हो गई। सियोसू, इसका क्या मतलब है? बगल में मेरे लीडर ने मुझे देखा, फिर उसे देखा। माहौल सही नहीं लग रहा था। जल्दी से माहौल सुधारने लगा। इंटरप्रेटर गू की सुंदर शक्ल और अद्वितीय आभा लोगों को हिला देती है। लगता है सियोसू भी इससे अछूती नहीं है। सू किंग युआन की आंखें गहरी हो गईं। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और शायद ही कभी अपने होठों को एक अटपटी मुस्कान में मोड़ा। सच में उसने और कुछ नहीं कहा। इसके बजाय जैसे मेरी इच्छा थी उसने छोड़ दिया। डिनर पार्टी जल्दी शुरू हो गई। मैंने उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। तो क्या हुआ? अगर ये सिर्फ एक संक्षिप्त बातचीत है, वो वैसे भी मेरे लिए नहीं आई होगी। ये सोचकर मैं शांत हो गया और सू किंग युआन के बगल में बैठ गया। शांतिपूर्वक वाक्य दर वाक्य अनुवाद करता रहा। वो औरत अपनी लंबी टांगे पार करके बैठी थी। उसकी मुद्रा सुंदर और कुलीन थी। सुनते हुए वो थोड़ा करीब झुकी। मैं एक पल को रुक गया। हमारी 5 साल की आपस में खून बहाने वाली शादी में उसने कभी मुझे इतनी गंभीरता से बोलते सुना नहीं लगा। मेरे दिल में दर्द उठा। उसके लिए नहीं, बल्कि अपने लिए। उस सुपरिवार के दामाद के खोल में कैद होने के लिए। उन वर्षों के लिए जब मेरी आत्मा स्वतंत्र नहीं थी। शुक्र है मैं अब आखिरकार बच निकला हूं। सू किंग युआन की आवाज जारी रही। मैं फिनलैंड के टैक्स और श्रम कानूनों के बारे में जानना चाहती हूं। उसकी आवाज धीमी और मंद थी। प्रत्येक वाक्य के बाद वो चुपचाप मुझे देखती थी। वो नजर शांत और केंद्रित थी। मैंने अनजाने में उसकी नजर से बचने की कोशिश की। काम है काम। मैंने अपना काम पूरा किया। ये डिनर पार्टी, दोनों पक्षों के बीच बातचीत बहुत सहज रही। जब हम फिनलैंड की बर्फीली हवाओं में अलग हुए तो मैंने अपना दुपट्टा कसा, अपने चर्म पत्र के दस्ताने पहने और सू किंग युआन को अलविदा कहा। सियोसू, आपके साथ काम करके खुशी हुई। ये कहकर मैं मुड़ा और चलने लगा। बस जैसे मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला, गुआन, मेरे पीछे वो औरत अचानक मेरा नाम पुकारती है। मैं रुक गया, लेकिन मुड़ा नहीं। चुपचाप उसके अगले शब्दों का इंतजार कर रहा था। हवा इतनी तेज बह रही थी कि मेरी उंगलियां सुन्न हो गईं। आखिरकार उसकी आवाज फिर आई। क्या तुम मुझसे कुछ कहना नहीं चाहते? मुझे नहीं पता कि मेरा ख्याल था या नहीं, लेकिन उसकी कर्कश आवाज में एक अजीब सी शिकायत थी। मेरा दिल धड़क उठा। मुझे बस ये लगा कि फिनलैंड की लंबी रात बहुत ठंडी थी। सीओ, पार्टी के दौरान मैंने पहले ही वो सारी सामग्री अनुवादित कर दी थी जिसकी जरूरत थी। बाकी मामलों के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन सू किंग युआन मुझे ऐसे जाने नहीं देना चाहती थी। उनका सामान्य ठंडा और स्वसंयमी लहजा अब थोड़ी उत्तेजना दिखा रहा था। गुआन, तुमने बिना एक शब्द कहे मुझसे तलाक ले लिया। भले ही तुमने नियान की भावनाओं को नहीं माना। क्या तुम्हें बिल्कुल परवाह नहीं है? 6 साल हो गए। नियान अब 9 साल का हो गया है। क्या तुम उसे बिल्कुल याद नहीं करते? मैं वापस मुड़ा और बिना भाव बदले मुस्कुराया। एक बच्चा जो अपने पिता के बलिदानों से घृणा करता है, उसे याद करने की क्या जरूरत? वैसे भी अब वो अपने नए पिता के साथ बहुत खुश होगा, है ना? बर्फीली हवा सू किंग युआन के कंधों पर गिरी। उस औरत की आंखों में मुझे देखते हुए उलझन का एक निशान था। फिर उसने एक आ भरी और जमी बर्फ पर कदम रखते हुए मेरे पास आई और शायद ही कभी अपनी होठों को मध्यम करते हुए बोली, नियान, वो तुम्हारे बलिदानों से घृणा नहीं करता। वो बस बहुत छोटा है और अभी दूसरों से प्यार करना नहीं जानता। उसे कोई नया पिता नहीं मिलेगा। उसका पिता हमेशा सिर्फ तुम होगे। मेरी नजर सू किंग युआन के चेहरे पर पड़ी। मुझे थोड़ा अजीब लगा। प्यार करना जानना उम्र से संबंधित नहीं है। सू किंग युआन और गोनचेन जंग का बर्थडे याद रख सकते थे। उसके लिए हाथ से सेफ्टी चार्म तराश सकते थे। ये माँ बेटा दूसरों से प्यार नहीं करना जानते। वो सिर्फ मुझसे प्यार करना नहीं जानते। मैंने शांति से गाड़ी के सहारे झुककर उसे देखा। सोच रहा था, अगर मैं अब भी उसका पति होता तो क्या वो आज मेरे सामने खड़ी होती और शांति से मुझसे इतना सब कुछ कहती? मैंने सिर हिलाकर आत्मनिराशा में हंसा। सू किंग युआन ने उलझन में माथा से कोड़ा। तुम क्या हंस रहे हो? मैंने उसकी नजर पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब कुछ मजेदार सुनते हैं तो हंसते हैं। सू किंग युआन, भले ही हम तलाकशुदा हैं या नहीं, ऐसा लगता है कि हमारा वो रिश्ता नहीं है जिसमें हम एक दूसरे से स्पष्टीकरण मांग सकें। तुम्हारे बारे में मेरी समझ बहुत कम है और मुझे तुमसे संबंधित अतीत को याद करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये कहकर मैंने उसके हिचकिचाते चेहरे को नजरअंदाज किया और सीधे गाड़ी में बैठ गया। एक्सेलरेटर दबाकर चल दिया। घर पहुंचने के बाद मैंने नहा लिया और बिस्तर में गिर गया। थकान की गहरी लहर ने मुझे ढक लिया। मैं जल्दी सो गया। देर रात पड़ोसी के शिकारी कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया, जिससे मेरी नींद खुल गई। मैंने अपना सिर साफ करने के लिए कुछ गहरी सांसें लीं, कपड़े पहने और खिड़की के पास जाकर हालात देखे तो मैंने सू किंग युआन को अभी भी वही लंबी काली पोशाक पहने मेरे दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा देखा। मुझे नहीं पता उसने मेरा पता कैसे ढूंढ लिया। फिनलैंड का औसत तापमान -20 या -30 डिग्री होता है। उसने जो पहना था, अगर वो सच में पूरी रात वहां खड़ी रहती तो मुझे लगता है कल सुबह मुझे एक मानवाकार बर्फ की मूर्ति देखने को मिलती। हालांकि मैं नहीं जानता था वो क्या योजना बना रही थी, फिर भी मैंने दरवाजा खोला और इस पूर्व पत्नी को अंदर बुला लिया। आखिर मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे दरवाजे पर मर जाए। गर्म फायरप्लेस के सामने मैंने विनम्रता से सू किंग युआन को एक कप कॉफी दी।
वो इतनी ठंडी थी कि उसका पूरा शरीर बिना रुके कांप रहा था। उसके दोनों हाथों ने गर्म कप को घेर लिया। काफी देर बाद वो एक सांस छोड़ पाई और मुझ पर मुस्कुराई। शुक्रिया। मेरी नजर थोड़ी कांप गई। उसने शायद ही कभी मुझ पर मुस्कुराई हो। अधिकतर समय वो ठंडी, उदासीन, भावहीन रहती थी। सू किंग युआन, तुम आखिर चाहती क्या हो? सू किंग युआन ने आंखें नीची कर लीं। उसके पलकों पर बैठे बर्फ के टुकड़े धीरे धीरे पिघल रहे थे। मुझे नहीं पता कि मौसम बहुत ठंडा था या क्या, लेकिन उसकी आवाज बोलते वक्त धीमी कांप रही थी। मैं जानना चाहती हूं कि हमने तलाक क्यों लिया। मैंने माथा सिकोड़कर उसके चेहरे की तरफ देखा। वो भी शांति से सीधे मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में सच्ची उलझन और भ्रम था, लेकिन मेरा दिल बेचैन था। तो उन 5 सालों में जो कुछ भी हुआ सच में पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। मैंने एक सांस छोड़ी। अचानक मुझे थोड़ा पछतावा हुआ कि मैंने उसे अंदर आने दिया। मुझे बस लाइट बंद करके सो जाना चाहिए था और उसे बाहर ठंड से मरने देना चाहिए था। वो औरत काफी देर झिझकने के बाद 2 अपरिचित शब्द बोली, गुआन। कितना हास्यास्पद है, पहली बार उसने मेरा नाम इतनी गंभीरता से हमारे तलाक के 6 साल बाद लिया। सू किंग युआन पर मेरी नजर अनिवार्य रूप से व्यंग्यात्मक थी। सू किंग युआन, क्या तुमने कभी सोचा है कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि हमने तलाक क्यों लिया, यही इसका कारण है? वो एक पल के लिए सख्त हो गई। उसकी आंखों में एक दुर्लभ भ्रम था। वो हमेशा ऐसी ही थी, अपनी बेहतर पृष्ठभूमि, सफल करियर, शानदार दिमाग के साथ उसके लिए सब कुछ संभालना आसान था, लेकिन साथ ही अपने आसपास की हर चीज के प्रति उदासीन। जैसे कि चीजें कैसे भी विकसित हों, वे कभी भी उसके द्वारा निर्धारित प्रक्षेप्यवत से बच नहीं सकती थीं। शायद मैं उन कुछ अपवादों में से एक हूं। किसी वजह से मेरी आंखें अस्पष्ट रूप से जलने लगीं, लेकिन मैंने जल्दी से अपनी मुद्रा समायोजित कर ली, अपने दिल में उस कड़वाहट को दबाते हुए। सू किंग युआन, तलाक से पहले मैंने तुमसे कई बार कहा था, अगर तुम और नियान दोनों जंग जिंग को इतना पसंद करते हो तो मैं तलाक मानता हूं और साथ ही नियान की कस्टडी छोड़ता हूं। बिना कुछ लिए जाते हुए बस हमारी सभी संपत्ति नियान के नाम कर दो। इसे इस बेप्यारे पिता द्वारा उसके लिए छोड़ी गई बाल सहायता समझ लो। मैंने ये बातें तुमसे साफ साफ कही थीं। यहां मैं सू किंग युआन की तरफ देखने लगा। क्या तुम्हें कुछ याद है? सू किंग युआन का कप पकड़ने वाला हाथ अनजाने में कस गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ याद करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी आंखों का खालीपन बता रहा था उसे कुछ भी याद नहीं था। मैं जानता था यही परिणाम होगा, क्योंकि जब मैं उसका पति था तो उसने मेरी कभी गंभीरता से कोई बात नहीं सुनी थी। उस समय उसके लिए मैं सिर्फ नाममात्र का जीवन साथी था। सू किंग युआन ने सिर झुका लिया। उसकी आवाज निराशा और अपराध बोध से भरी थी। मुझे माफ कर दो। मुझे सच में याद नहीं कि तुमने वो शब्द कहे थे। शायद मैं उस समय व्यस्त थी। लेकिन क्या ये तलाक का कारण है? मैं सच में ऐसा कारण स्वीकार नहीं कर सकती। तो फिर हर रात जब तुम घर आती थी तो तुम्हारे कपड़ों पर परफ्यूम की खुशबू, क्या ये कारण मेरे लिए तलाक लेने के लिए काफी नहीं है? सू किंग युआन के चेहरे के भाव सख्त हो गए। उसने आखिरकार मेरे शब्दों में संघर्ष के बिंदु को पकड़ लिया था, लेकिन उसने अविश्वास में सिर हिला दिया। जंग जिंगरॉन, तुमने मुझसे उसकी वजह से तलाक लिया? सू किंग युआन की आवाज में हैरानी और भी बढ़ गई। ऐसा लगा जैसे जंग जिंग की वजह से तलाक लेना इससे भी ज्यादा बेतुका था कि उसने मेरी कभी बात नहीं सुनी। और भी बेतुका। लेकिन मैंने बस अपनी कॉफी पी और उदासीनता से सिर हिला दिया। हाँ, हर दिन तुम जंग जिंगरॉन की महक के साथ आती थी। नॉन चेन बिना रुके बात करता था कि वो अंकल जंग को अपना नया पिता चाहते हैं। क्या तुम चाहती थी कि मैं बेशर्मी से उस सुपरिवार के दामाद के पद से चिपका रहूं जिसकी मैंने कभी परवाह नहीं की? सू किंग युआन का चेहरा शायद ही कभी एक पल के लिए पीला पड़ गया। तो तुमने मुझ पर धोखा देने का संदेह किया? मैंने एक उंगली उठाकर उसके सामने हिलाई। ये संदेह नहीं था। जब तुम जंग जिंगरॉन को तरह तरह के कार्यक्रमों में ले जाती थीं, बिना किसी हिचकिचाहट के दूसरों को उसका परिचय देती थीं, जब तुम्हारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि तुम और जंग जिंगरॉन एक बेहतर जोड़ी हो, जब तुमने जंग जिंगरॉन के साथ जल्दी जाने के लिए बिना देखे तलाक के कागज पर साइन कर दिए, चाहे तुम धोखा दे रही थीं या नहीं, अब कोई मायने नहीं रखता। मैंने तुमसे तलाक लिया, जैसा मैंने कहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं सुपरिवार के दामाद नामक पिंजड़े में कैद नहीं रहना चाहता था। सू किंग युआन, वो कठपुतली सिर्फ नाम का होना मैं कभी तैयार नहीं था। सू किंग युआन के पलकें कांप गई। वो काफी देर तक चुप रही। शायद उसे नहीं पता था कि मैं ये बातें कहूंगा। शायद उसे मेरी सच्ची भावनाओं की परवाह भी नहीं थी। बस वो अपनी विफलता की समीक्षा करने का एक मौका चाहती थी। लेकिन मेरी नज़र में यह सब अनावश्यक था, क्योंकि वो जंग जिंगरॉन को पसंद करती है तो उसका बर्थडे याद रखेगी, बारीकी से उपहार और सरप्राइज तैयार करेगी और उसकी पसंद नापसंद को अपनी हथेली की तरह जानेगी। वो जंग जिंगरॉन से प्यार करती है, तो मेरी ये विफलता उसके भविष्य के वैवाहिक जीवन में नहीं दिखेगी। मैंने हाथ उठाकर घड़ी देखी। सुबह के 4:30 बज रहे थे। थकान की लहर मुझ पर छा गई। मैंने उसे विदा करने के लिए मुंह खोला। सीईओ सू, अब तक आप वो सब कुछ समझ चुकी होंगी जो आप जानना चाहती थीं, है ना? कृपया जल्दी घर जाएं, मुझे आराम करना है। मेरी बात पूरी होने से पहले मैंने एक अत्यंत स्पष्ट और औपचारिक ध्वनि सुनी, मुझे माफ कर दो। मैं एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। शब्द मेरे गले में अटक गए थे। सू किंग युआन बिना पलक झपकाए मुझे देख रही थी। मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता कि मेरे द्वारा नजरअंदाज किए गए इन विवरणों ने तुम्हें इतना दुख पहुंचाया है। मैं गलत थी। मैं तुमसे माफी मांगती हूं। मुझे थोड़ा मजेदार लगा।
उस घमंडी सू किंग युआन से माफी मनवाना मैं ही एकमात्र रहा हूं। अचानक सू किंग युआन ने अचानक बात करना शुरू कर दिया, मेरे विचारों को बीच में ही रोकते हुए। लेकिन एक बात है जिस पर मैं तुमसे सहमत नहीं हूं। मैंने धोखा नहीं किया। मैं जंग जिंगरॉन को बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैं अपनी बड़ी बहन की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए उसकी देखभाल करता हूं और उसकी सभी मांगों को पूरा करता हूं। जब दूसरे उसे बहन लोई कहते हैं तो मैं सही नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है अगर मेरी बहन जीवित होती तो वो सच में मेरा सही बहन लोई होता। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मेरे उदासीन रवैये से आहत लग रही थी। उसकी आंखों में दर्द चमक आया। नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे जाने के 6 साल में नियानिनी और मैंने दोनों ने तुम्हें बहुत मिस किया है। मैं आशा करती हूं कि तुम्हारे दिल में गलतफहमी दूर हो जाए ताकि तुम हमारे परिवार में लौट सको। एक पल के लिए मुझे सच में लगा सू किंग युआन मजाक कर रही है। मैंने अपनी आजादी पाने के लिए 10 साल इंतजार किया और अब वो मुझसे परिवार में लौटने को कह रही है। मेरी छाती से एक कांपते हंसी निकल पड़ी। मैं सच में हंसे बिना नहीं रह सका। सू किंग युआन के चेहरे पर फिर से हैरानी चमकी। वो सच में नहीं समझ पा रही थी कि मैं किस बात पर हंस रहा हूं। मैंने हाथ उठाकर अपनी आंख के कोने पर आए तिरस्सू को पोंछ लिया। मैंने कुछ गहरी सांसें ली, बमुश्किल खुद को शांत किया। सू किंग युआन, क्या तुम मजाक कर रही हो? मैंने तुमसे तलाक लेने के लिए इतनी मुश्किलें उठाई। अब मेरा अपना करियर है। मैं वापस परिवार में कैसे लौट सकता हूँ? वैसे भी मैं किस लिए लौटूं? नैनी की तरह तुम्हारे लिए व्यस्त रहने? हर दिन तुम्हारी कंपनी में दौड़कर वो बेवकूफ़ी भरा सी फूड कांजी पहुंचाने? तुम अपनी बहन के प्रति दोषी महसूस करती हो। तुम उसकी अंतिम इच्छा पूरा करना चाहती हो। जंग जिंगरॉन की अच्छी तरह देखभाल करना चाहती हो। लेकिन मुझे इसमें घसीटने की कोई जरूरत नहीं है ना। आखिर मैंने तुम्हारी बहन का कुछ नहीं बिगाड़ा। मैंने जंग जिंगरॉन का कुछ नहीं बिगाड़ा और विशेष रूप से मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। सू किंग युआन कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन मैं पहले ही दरवाजे तक पहुंच गया था और उसे जोर से खोल दिया। जमी बर्फ के साथ ठंडी हवा अंदर दाखिल हुई। बाहर जाओ, मुझे दूसरी बार मत कहने दो। सू किंग युआन अंततः चली गई, लेकिन मैं थक गया था। फिर भी मुझे नींद नहीं आई। मैं बस जबरदस्ती सुबह तक जागता रहा और मुश्किल से खुद को संभालकर विदेश मंत्रालय के अनुवाद विभाग में काम पर गया। लेकिन जैसे ही मैं ऑफिस पहुंचा, एक लीडर मेरे सामने खड़ा हो गया और उसने ईमानदार लहजे में कहा, ग्वान, हालांकि तुमने यहाँ ज्यादा समय तक काम नहीं किया है, लेकिन तुम्हारा सकारात्मक कार्य दृष्टिकोण और उत्कृष्ट क्षमताएं स्पष्ट हैं। इस बार घरेलू सू कॉरपोरेशन फिनलैंड में एक नई ऊर्जा परियोजना विकसित करना चाहती है, जो हमारे 2 देशों के संबंधों के लिए भी बहुत फायदेमंद होगी। फिनलैंड के संबंधित विभागों के नेता इस अवसर का लाभ उठाकर सीईओ सू के साथ देश का दौरा करना चाहते हैं और साथ में एक इंटरप्रेटर चाहिए। मैंने अपने वरिष्ठों को रिपोर्ट कर दिया है। इस बार तुम विदेश मंत्रालय की ओर से घर वापसी यात्रा पर जाओगे। तुम 6 साल से दूर थे। इस अवसर का लाभ उठाकर अपने परिवार से मिल लो। मैं मुस्कुराते हुए सुन रहा था, लेकिन मेरे दिल में तूफान उठ रहा था। ये सब सू किंग युआन की वजह से था। वो जैसे ही आई, इतनी सारी घटनाएं हो गईं। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं बस जबरन मुस्कुराकर खड़ा हो सका। चिंता मत करो सर, मैं मिशन पूरा करने की गारंटी देता हूँ। उस दोपहर मैं, सू किंग युआन और निरीक्षण दल के साथ एक निजी जेट में वापस देश के लिए सवार हुआ। मुझे नहीं पता किसने सीटें व्यवस्थित की थीं, लेकिन मुझे और सू किंग युआन को सिर्फ एक आर्म रेस्ट ने अलग किया था। मैंने थकान से अपना माथा रगड़ा और सिर घुमाकर उसकी तरफ नहीं देखा। हम दोनों स्पष्ट रूप से रात भर जागे थे, लेकिन सू किंग युआन के चेहरे पर थकान के कोई लक्षण नहीं थे। कुछ ही देर बाद एक नरम और मोटा फ्लीस ब्लैंकेट मुझ पर डाल दिया गया। सू किंग युआन की हरकतें बहुत सावधान थीं, जैसे वो मुझे जगाने से डर रही थीं, लेकिन मैं सो नहीं रहा था और मैं उस पर एक नज़र डालना भी नहीं चाहता था। मेरे लिए वो थीं जिससे मैंने कभी सच में प्यार किया और सम्मान किया, लेकिन वो बेड़ियां भी थीं जिन्होंने मुझे बांध रखा था। उसके साथ मेरा रिश्ता उस पल पूरी तरह समाप्त हो गया था जब मैंने तलाक के कागजात पर साइन किए थे। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जैसे ही मैं विमान से उतरूंगा, मैं अपने बेटे को देखूंगा, जिससे मेरा सिर्फ खून का रिश्ता था। ग्वानियन। सू मदर उसका हाथ पकड़े वेटिंग एरिया में खड़ी थीं। अब 9 साल का, वो काफी लंबा हो गया था। उसकी आंखें लाल थीं। जैसे ही उसने मुझे देखा, वो जोर से चिल्लाया, पापा। निरीक्षण दल के नेताओं ने एक दूसरे को देखा। किसी ने धीमी आवाज में पूछा, क्या हो रहा है? मैंने विनम्रता से मुस्कुराकर आकस्मिक जवाब दिया, ये छोटा दोस्त शायद अपने पिता को ढूंढ सकता है। मेरे बगल में सू किंग युआन का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। पता चला वो फिनिश समझ सकती है। ग्वानचिन पकड़कर आना चाहता था, लेकिन सू मदर ने उसे पकड़ रखा था। इस सुशोभित वृद्ध महिला ने उसे रोते चिल्लाते रहने नहीं दिया, बल्कि उसे दूर ले गईं। सू मदर निश्चित रूप से यहाँ दया से नहीं आई थीं कि पिता पुत्र मिल सकें। शायद वो ग्वानियन चैन का उपयोग करके मुझे कुछ करने को मजबूर करना चाहती थीं। बस अब मेरे पास उसकी बात मानने का कोई कारण नहीं बचा था। फिनिश निरीक्षण दल के साथ सू कॉरपोरेशन का दौरा करने के कुछ दिन काफी सुचारू रहे। आखिर सू किंग युआन कभी काम में गलती नहीं करती थीं। लेकिन जैसे ही निरीक्षण समाप्त हुआ, वो मेरे पास आई। क्या तुम मेरे साथ घर चलकर नियान से मिलना चाहोगे? वो तुम्हें बहुत याद करता है। मैंने सिर हिलाया। भूल जाओ,
उसने मुझे पहले कभी पसंद नहीं किया। अब जब मैं 6 साल से चला गया हूं तो वो निश्चित रूप से मुझसे और नफरत करेगा। उसे जंग जिंग पसंद है, उसे उसका पिता बनने दो। इससे तुम्हारी अंतिम इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तुम जंग जिंग से जल्दी शादी क्यों नहीं कर लेती? इस तरह ये जीत जीत होगी, ताकि तुम्हारे भविष्य के पति को उसकी देखभाल तुम्हारे साथ नहीं करनी पड़े। सू किंग युआन ने थकान से आह भरी। ग्वानियन, क्या हमें ऐसे बात करनी है? मैंने उस पर एक ठंडी नजर डाली। सुनना पसंद नहीं तो हम बिल्कुल बात न करें। ये कहकर मैंने अपना सामान पैक किया और सीधे अपने होटल लौट गया। सू परिवार के घर जाने का तो कोई मतलब ही नहीं था। पता चला कि मेरा दोस्त भी देश में था। मैं बहुत अच्छे मूड में था। मैंने जल्दी से उसे मिलने बुलाया। जैसे ही हम मिले, उसने मेरी आंखों में चमक देखी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कुछ बार घुमाया, ऊपर से नीचे तक देखा। आखिरकार उसने मुझे गले लगाया और कहा, ये हुई ना बात भाई, तुम ऐसे ही दिखने चाहिए थे। 6 साल से नहीं मिले। भाई एक साथ होते हैं तो बातों का अंत नहीं होता। बातें करते करते कई घंटे बीत गए। हम अभी जोश में बात ही कर रहे थे कि मेरा फोन बजा। ये एक अज्ञात स्थानीय नंबर था। मैंने माथा सिकोड़ा, एक पल हिचकिचाया, लेकिन अंततः उठाया। दूसरी तरफ एक औरत की हिचकिचाती हुई आवाज आई, नमस्ते, क्या मैं ग्वानचिन के पिता से बात कर रही हूँ? मैं उसकी होमरूम टीचर हूँ। ग्वानचिन स्कूल में एक क्लासमेट से लड़ गया। मैंने उसकी माँ को फोन किया था। उन्होंने मुझसे तुमसे संपर्क करने को कहा। मेरे दोस्त ने अचानक गुस्से से हस्तक्षेप किया, मेरा फोन छीन लिया। नहीं, गलत नंबर मिलाया है। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। सू किंग युआन, क्या वो पागल है? तुम दोनों तो तलाकशुदा हो और तुमने कस्टडी भी नहीं ली थी। अब तुम वापस आए कुछ दिन हुए हैं, बस झंझट खड़ी कर रही है। उसकी बात पूरी होने से पहले ही फोन फिर बजा। मैंने फिर उठाया। दूसरी तरफ शिक्षिका का लहजा उत्तेजित और अधीर था। ग्वानचिन चैन के पिता, मैं यहाँ हूँ। मुझे तुमसे जल्द से जल्द यहाँ आने का आग्रह करना होगा। बड़ों के मामलों को बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करना चाहिए। इससे भी बड़ी बात, ग्वानचिन ने अपने क्लासमेट का सिर फोड़ दिया है। दूसरे माता पिता जोर दे रहे हैं कि तुम आकर घायल बच्चे को अस्पताल ले जाओ। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं और मेरा दोस्त बस स्कूल की तरफ दौड़ पड़े। शिक्षक के ऑफिस में कई बच्चे मिट्टी से सने हुए थे, लेकिन बाकी सभी बच्चों के साथ उनके माता पिता थे। केवल घायल ग्वानचिन के पीछे कोई नहीं था। क्लासमेट के माता पिता अपने बच्चे को गले लगाए ग्वानचिन पर उंगली उठाकर गुस्से से चिल्ला रहे थे। इतना छोटा होकर इतना क्रूर कैसे हो सकता है? क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें नहीं सिखाया कि बिना मारे पीटे नहीं करते? इस माता पिता की बात खत्म होने से पहले ही पास के बच्चे बुरी तरह से दबी हंसी हंसने लगे। सब चिल्ला रहे थे, उसका कोई पिता नहीं है। ग्वानियन की आंखें गुस्से से तुरंत लाल हो गईं। एक भेड़िए के बच्चे की तरह वो फिर से लड़ने को दौड़ा। आप बता सकते थे कि सू परिवार ने शायद उसके लिए औपचारिक मार्शल आर्ट्स कक्षाएं लगवाई थीं, लेकिन उसके प्रतिद्वंद्वी के पास माता पिता थे। मुझे दरवाजे पर देखकर उसकी आंखों में चुभन हुई और लाल हो गईं। मैं देख सकता था उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, लेकिन उसने अपने निचले होंठ को कसकर काटा, सिर घुमाया और दृढ़ता से खड़ा हो गया। मैंने ग्वानचिन की अड़ियलपन पर कोई ध्यान नहीं दिया और अंदर चला गया। मेरी नजर सब पर एक नजर डाली और मैंने एक सरल परिचय दिया। मैं ग्वानचिन का बायोलॉजिकल पिता हूँ। मैं उसकी माँ से तलाकशुदा हूँ और मेरे पास कस्टडी नहीं है। नुकसान के बारे में आप उसकी माँ सू किंग युआन से बात कर सकते हैं। ग्वानियन ने अविश्वास से मेरी तरफ देखा। मैंने उसे जल्दी से अपनी आंखें पोंछते देखा। उसकी हरकत इतनी तेज थी जैसे वो डर रहा था कि मैं देख लूंगा। क्या ये बच्चा